एपिसोड 101। डाइजर एक पुराना कारखाना था जो प्लास्टिक का निर्माण करता था, लेकिन चूंकि यह शहर के करीब स्थित था, उन्हें प्रदूषण के कारण दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा लग रहा था कि जर्क्स ब्रदर्स गैंग ने उनके गोदाम को अपने नए ठिकाने के रूप में ले लिया था। स्थान और कुछ अन्य कारकों के कारण ये वास्तव में उनके लिए जनता से छिपने के लिए एक अच्छा स्थान था। विवान ने समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से गाड़ी चलाई। उसे पता था कि जितना अधिक समय वह बर्बाद करेगा उतने ही अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खैर, हालांकि इसे असली नुकसान नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके लिए अब कम लाभ ही नुकसान था। उसे 500 अरब रुपये की संपत्ति जमा करनी थी। ये सिर्फ वह राशि थी जो उसके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास 5 कंपनियां थीं जिनका मूल्य कम से कम 500 अरब रुपये था। अब जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे, विवान लापरवाह नहीं होगा कि मौका उसके हाथ से निकल जाए। लगभग 20 मिनट बाद वह पुराने गोदाम में पहुंचा। गोदाम के चारों ओर का क्षेत्र लगभग खाली था और केवल कुछ लोग इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। कई लोग इस शहर के इस हिस्से को पसंद नहीं करते थे क्योंकि यहाँ लगभग 5 साल पहले प्रदूषण हुआ था। फिर भी विवान को परवाह नहीं थी और उसने बेंटले को गेट की ओर बढ़ाया। जब विवान की बेंटले वहां पहुंची तो एक समूह बाहर आया। उनमें से 100 से अधिक लोग थे और प्रत्येक के हाथ में अपनी पसंद का एक हथियार था। वे उत्सुकता से बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की ओर देख रहे थे। वे किसी को पीटने की उम्मीद कर रहे थे। विवान ने बेंटले को उनके पास रोक दिया और बिना किसी डर के उनके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बताओ कि वह यहाँ आए, या क्या वह मुझसे मिलने से पहले ही मुझसे डर गया है? विवान ने समूह की ओर देखते हुए कहा। बच्चे, तुम अपने बॉस से मिलने के लिए कौन हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? ये जर्क्स ब्रदर्स गैंग का क्षेत्र है, यहाँ कोई भी हंगामा नहीं करता। शायद ये सिर्फ एक नवजात बछड़ा है जो बाघ से नहीं डरता। बकवास करने वाले बेवकूफ, बस तुम इंतजार करो जब मैं इस बैट को तुम्हारे सिर पर मारूंगा। गैंगस्टरों की भीड़ तुरंत विवान की ओर गालियां और ताने फेंकने लगी। विवान का उनके साथ बहस करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अगर तुम यहाँ के नेता नहीं हो तो बेकार की बातें करना बंद करो। अगर तुम्हारा नेता कावर्ड है और वह मुझसे मिलने के बाद भी छिपा रहना चाहता है तो मैं खुद अंदर जाऊंगा और उसे बाहर खींच लूंगा। विवान के शब्द गैंग के मस्कुलर और सशस्त्र समूह के सामने घमंडी थे, लेकिन फिर भी उनके बोलने का कोई मौका नहीं था क्योंकि इस समय एक व्यक्ति उनके पीछे से आया। यह एक आदमी था जो अपनी 40 के दशक में लग रहा था। उसके ठोड़ी पर एक बड़ा निशान था। वर्तमान में उसके शरीर के खुली जगहों पर कई टैटू थे, लेकिन सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला टैटू उसके बाएं गले के तरफ एक चाकू का था। वह चाकू था जो सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और उस पर जो टैटू था वह इस तरह से बनाया गया था कि यह उस पर खून के धब्बे दिखा रहा था। इस टैटू से विवान ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह आदमी ठंडे खून वाला था। विवान के सामने खड़े 100 से अधिक लोगों के बीच जो व्यक्ति आया था उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक युवा के लिए बहादुर हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में अकेले आओगे। विवान ने उस आदमी की आवाज को पहचाना जिसे उसने थोड़ी देर पहले सुना था। उसने उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितने नुकसान किए हैं? यह 100 करोड़ रुपये से अधिक है। क्या तुम मुझे मुआवजा दोगे? बिग ब्रदर 3, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस शहर में ऐसा कौन है जो एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये बना सकता है? यहाँ तक कि सोमेश्वर शहर का सबसे बड़ा परिवार चटर्जी परिवार भी ऐसा नहीं कर सकता। बिग ब्रदर 3 ने तिरस्कार से कहा, अगर तुमने ऐसा होते नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। विवान तैयार नहीं था कि वह खुद को समझाए और सीधे मुद्दे पर गया। कौन था जिसने तुम्हें मेरे स्टोर्स के लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेजा? उसने इस बार ठंडे स्वर में पूछा। बिग ब्रदर 3 ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ़ हो और कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास मुझे बताने की क्षमता है ना? इसके जवाब में विवान मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो चलो मेरी क्षमता देखते हैं। इसके साथ उसने गैंगस्टरों की भीड़ की ओर देखा और कहा, जो भी बिग ब्रदर 3 को पीटता है जब तक वह ये नहीं बताता कि उसे यह मिशन किसने दिया, उसे मैं 100,000 रुपये दूंगा। विवान के शब्दों ने भीड़ को तुरंत चुप कर दिया। हर गैंग सदस्य विवान की ओर देख रहा था, ये सोचते हुए कि क्या वह मजाक कर रहा है या वह वास्तव में जो उसने कहा है उसके लिए गंभीर है। जब भीड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, विवान ने हवा में 2 उंगलियां उठाईं और फिर से बोला, अगर तुम सोचते हो कि 100,000 रुपये पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे 200,000 रुपये कर दूंगा। विवान के शब्दों ने भीड़ को निगलने के लिए मजबूर किया, जबकि वे बड़ी राशि के बारे में सोच रहे थे। अगर वे उस राशि को प्राप्त कर सकते तो वे बस गैंगस्टर बनने से रिटायर हो सकते थे और एक बेहतर जीवन जी सकते थे जिसमें कोई जोखिम नहीं था। जब उसने विवान की योजना देखी, बिग ब्रदर 3 का चेहरा बदल गया, खासकर जब उसने देखा कि समूह विवान के शब्दों पर विचार कर रहा था। गैंगस्टरों को नियंत्रित करना कुछ सरल नहीं था क्योंकि उन सभी ने गैंग में शामिल होने के अपने अपने कारण थे।
और अगर उन्हें कोई लाभ मिल सकता है तो वे किसी को मारने में भी संकोच नहीं करेंगे, तो उन्हें पीटने में तो कोई बात नहीं थी। इसलिए उसे जल्दी से कमान संभालनी पड़ी और विवान को और अधिक लाभ देने से रोकना पड़ा। तुम सब क्या सोच रहे हो? उसे पकड़ो और पीटो। जब वह नीचे होगा तो वह पैसे जो वह वादा कर रहा है वैसे भी हमारे होंगे। बिग 3 ने कहा। जब उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त करने का एक और तरीका बताया गया तो समूह अब विवान के पुरस्कार से ललचाया नहीं था। इसलिए वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े, उसे पीटने के लिए तैयार थे। जब विवान ने देखा कि स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने केवल अपनी शर्ट की आस्तीन को रोल किया ताकि वह लड़ाई के लिए तैयार हो सके। जब पहला व्यक्ति उसके सामने आया तो विवान ने उसे हमला करने का कोई समय नहीं दिया और उस मौके का फायदा उठाते हुए जो वे उसे कमाक रहे थे एक निर्णायक प्रहार किया। धम! एक ही प्रहार से उसके सीने पर वह आदमी पीछे की ओर उड़ा, उन लोगों को गिराते हुए जो आगे बढ़ रहे थे। विवान ने इस पर रुकने का कोई इरादा नहीं रखा और उन लोगों पर घूंसे मारने लगा जो उसकी ओर आ रहे थे। चूंकि उन पर हमला करने वाले 100 से अधिक लोग थे, ये स्पष्ट था कि वे सभी एक साथ उस पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए जैसे ही वह भीड़ के चारों ओर घूमता रहा उसने उन पर भारी घूंसे मारे, एक घूंसा जो ये सुनिश्चित करता था कि जिसको घूंसा मारा गया वह फिर से अपने पैरों पर नहीं उठेगा। उसकी सभी क्षमताएं उन लोगों से 4 गुना अधिक थीं जो उस पर हमला कर रहे थे। विवान को कोई समस्या नहीं थी। उसने जो कुछ भी टाला उसे टाला और जब आवश्यक हो अन्य गैंगस्टरों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। और इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा जब 20 से अधिक गैंगस्टर जमीन पर कराहते हुए पड़े थे। अन्य लोगों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि विवान इतना भयंकर होगा। अब जब लगभग 1/5वां हिस्सा जमीन पर था और विवान को कोई चोट नहीं आई थी तो उन्होंने पहले की आत्मविश्वास खो दिया। यहाँ तक कि बिग 3 भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि उनके लिए विवान को मारना आसान होगा। जब वह सार्वजनिक नजरों से दूर मर जाएगा तो कोई भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा क्योंकि वहां कोई गवाह नहीं होगा। जैसे कि यह सिर्फ एक वार्म अप था, विवान ने अपने जोड़ों को खींचना शुरू किया। उसे अपने सुधारित रूप के किसी भी पहलू का अधिकतम उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने उन गुंडों की ओर देखा जो उसे संदेह से देख रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसे पीटो। इसके बजाय जो भी मेरे अधीन काम करने के लिए शामिल होगा उसे हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। विवान के शब्दों ने तुरंत गोदाम के चारों ओर पहले की तनावपूर्ण और गंभीर वातावरण को बदल दिया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसे पीटो। इसके बजाय जो भी मेरे अधीन काम करने के लिए शामिल होगा उसे हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। विवान के शब्दों ने तुरंत गोदाम के चारों ओर पहले की तनावपूर्ण और गंभीर वातावरण को बदल दिया। अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो तुम अभी भी आ सकते हो और मुझसे एक पिटाई ले सकते हो। मैं अभी तक गर्म होने के लिए तैयार नहीं हूं, विवान ने कहा, जबकि उसने एक मुस्कान दिखाई जो गैंगस्टरों को सिहरन दे गई। जो उसने अभी कहा था वह सच था। उसने अभी महसूस किया था कि उसके मांसपेशियां उत्तेजित हो गई हैं, जैसे लोग व्यायाम करते समय महसूस करते हैं। और अब वह महसूस कर रहा था कि वह थकने से बहुत दूर है। इसलिए उसे अपने मांसपेशियों को अधिकतम तक खींचने के लिए थोड़ी देर और जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उसने सीमा का दावा किया, वह अभी भी अपने घूंसे रोक रहा था। अन्यथा जिन समूहों ने उसके हमले का सामना किया था वे निश्चित रूप से इस समय बुरी स्थिति में होते। इस समय बिग 3 को पता था कि चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही थीं। वह चिंतित हो गया, लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की। उस पर मत जाओ। जिस पल तुम इस पर सहमत हो जाओगे, जब तक वह जो चाहता है उसे मिल जाता है, वह तुम्हें वादा की गई राशि का भुगतान कैसे सुनिश्चित कर सकता है? बिग 3 ने विवान को सावधानी से देखते हुए कहा। गुंडों के बीच कुछ समय की चुप्पी थी क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि क्या करना है। इस समय उनमें से एक ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस पर सहमत हूं। मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। अन्य लोग इस आदमी की दृढ़ता से चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह विवान के प्रस्ताव को इतनी आसानी से स्वीकार करेगा। यह अच्छा है। अब से तुम उन लोगों के नेता बनोगे जो मेरे अधीन काम करने के लिए सहमत होंगे। तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, विवान ने कहा, जबकि उसने संतोष के साथ सिर हिलाया। उसने इस आदमी को एक आसान व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक समझदार व्यक्ति के रूप में। वह वर्तमान स्थिति से पहले ही बता सकता था कि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। दूसरी ओर विवान एक बड़ा और सुनिश्चित वेतन पेश कर रहा था। दूसरे शब्दों में, वह उस सरल व्यक्ति की तरह नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। जो कोई एक समूह के गैंगस्टरों को हर महीने लाखों रुपए का वेतन देने की क्षमता रखता है, वह व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? जब उसने देखा कि उनमें से एक ने एक कदम आगे बढ़ाया तो बिग 3 को गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तू बेवकूफ, जब मैं इस आदमी से निपट लूंगा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा।
उस आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ मुझे सुनिश्चित मासिक भुगतान मिल सकता है। दूसरी ओर कभी कभी मुझे महीने के अंत में कुछ नहीं मिलता क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता। और दोनों पक्षों के लिए, चाहे मैं कहीं भी चुनूं, अगर चीजें मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो मैं अंततः पीटा जाऊंगा। बिग 3। उसके शब्द दूसरों के लिए एक जागरूकता की तरह थे। अगर वे विवाद में शामिल नहीं होते तो वे अंततः पीटे जाते। दूसरी ओर अगर वे विवाद में शामिल होते तो वे भी पीटे जाते जब तक विवाद लड़ाई में हार नहीं जाता। लेकिन अब यह सिर्फ इस बात का मामला था कि वे कहां से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहां जीतने की अधिक संभावनाएं हैं। और इस समय उच्च संभावनाएं और लाभ सभी विवाद के पक्ष में थे। तो एक एक करके गैंगस्टर विवाद की ओर शामिल होने लगे जब तक कि बिग 3 के साथ खड़े लगभग एक दर्जन लोग ही रह गए जो इस समय गुस्से में थे। उसने अपने पीछे खड़े दर्जन भर गुंडों की ओर देखा और सोचा, केवल यही वफादार हैं। अगर मैं यहां से बाहर निकलने में सफल हो गया तो मैं निश्चित रूप से इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसने जब ये सोचना खत्म किया तभी अचानक एक भारी घूंसा उसकी पीठ पर लगा। पीछे से हमले की उम्मीद न करते हुए बिग 3 को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। उसने मुड़कर देखा और उस समूह को देखा जो उसे भूखे नजरों से देख रहा था। उसने चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खड़े नहीं होने वाले थे? मुझे माफ करना बिग 3, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं इस मामले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं यहाँ बस इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं पहले बताए गए 500,000 रुपये के इनाम को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाल शर्ट वाला आदमी बोला। उसके पीछे खड़े लोगों के भी वही विचार थे, इसलिए उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया और एक साथ बिग 3 की ओर दौड़ पड़े। जिन लोगों ने विवाद के पीछे खड़े थे उन्होंने अचानक महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा अवसर चूक दिया है। हालांकि वे इस समय कार्रवाई करना चाहते थे, उन्होंने खुद को रोका क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि विवाद पर उनका प्रभाव और गिर जाए। हालांकि बिग 3 पर एक साथ 12 से अधिक लोगों ने हमला किया, फिर भी वह 2 लोगों को गिराने में सफल रहा। लेकिन अंत में वह सिर्फ एक व्यक्ति था और एक पूरे समूह द्वारा हमला किया जा रहा था। इसलिए अंततः वह कई चोटों के साथ घुटनों के बल गिरने के लिए मजबूर हो गया। बॉस, हमने उसे तुम्हारे लिए काबू कर लिया है, लाल शर्ट वाला आदमी जिसने पहले हमला शुरू किया विवान की ओर देखते हुए ये शब्द कहे। इसके जवाब में विवान ने प्रशंसा में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, तुमने अच्छा काम किया है और ऐसा लगता है कि तुम अवसरों को भुनाने में अच्छे हो। अगर तुमने ये पहले किया होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें 1 मिलियन रुपये का इनाम देने में संकोच नहीं करता। लाल शर्ट वाले आदमी को लगा कि उसने एक और बड़ा अवसर चूक दिया है, लेकिन फिर भी वह इस छोटे अवसर से संतुष्ट था। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, बस उसे यह बताने के लिए मजबूर करो कि उसे मेरे स्टोर्स की गतिविधियों को बाधित करने का मिशन किसने दिया था। विवान ने कहा, जबकि उसने बिग 3 की ओर देखा जो अब अपने घुटनों पर था और उसका सिर झुका हुआ था। बिग 3 बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि इस समय स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। उसे पता था कि भले ही वह उन 12 से अधिक लोगों को हरा देता जो उस पर हमला कर रहे थे, फिर भी अन्य लोग उसे देख रहे थे, उसे हमला करने का मौका तलाशते हुए। हालांकि वह इस समय गुस्से में था, उसे पहले इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। अन्यथा वह यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में गैंग के नेता को जानकारी देने वाला नहीं था। लाल शर्ट वाला आदमी तुरंत बिग 3 के सिर की ओर एक भूसा फेंकता है और बिग 3, जिसने उम्मीद की थी कि वे पहले उससे सवाल पूछेंगे, जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसे तुरंत जमीन पर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या तुमने सुना नहीं कि बॉस ने अभी क्या पूछा? उसने कहा कि तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम्हें ये बेवकूफ़ी का आत्मघाती मिशन किसने दिया। लाल शर्ट वाला आदमी चिल्लाया। विवान को पता था कि यह आदमी बिग 3 पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। शायद बिग 3 ने पिछले दिनों उसे बहुत दबाया था। किसी भी मामले में इस समय यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। बिग 3 ने अपने हाथों से अपने चेहरे को जमीन से उठाने की कोशिश की और आहत महसूस करते हुए उसने पूछा, क्या तुम पहले सवाल नहीं पूछने वाले थे? फिर अगर मैं मना कर दूं तो मुझे बात करने के लिए मजबूर करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते। मुझे बस तुम्हें फिर से घूंसा मारने का मन हुआ। इसके अलावा क्या तुम पिटाई के बाद बहरे हो गए हो? मुझे लगता है कि बॉस ने शुरू से ही यह सवाल पूछा था। आदमी ने जवाब दिया जैसे वह फिर से घूंसा मारने के लिए तैयार हो। बिग 3, उसने एक पल सोचा और तय किया कि वह जवाब देने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। इस बिग 3 और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसे धोखा दिया उसने इस समय के लिए भूलने का फैसला किया। जर्क्स ब्रदर्स गैंग बड़ा था और वह 100 से अधिक लोग जो उसने यहाँ लाए थे वे पूरे गैंग का आधा भी नहीं थे। इसलिए जब तक वह यहाँ से बाहर निकलता वह बस इन बेवफाओं से निपट सकता था। ठीक है, मैं बात करूंगा, बिग 3 ने कहा, फिर एक गहरी सांस ली। सच बताने के लिए मुझे खुद नहीं पता कि यह मिशन किसने भेजा था। हमारे नेता ने उसके साथ फोन पर बात की थी और वह शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे जानता है।
पृष्ठभूमि के बारे में, मैं यह मान सकता हूं कि यह 5 बड़े परिवारों में से एक या चटर्जी परिवार का सदस्य हो सकता है। विवान ने सुना और चीजों पर विचार किया। फिर उसने पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह भूपेंद्र नहीं था? बिग थ्री हैरान था कि विवान को भूपेंद्र के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, उसने हमें काम पर रखा। लेकिन बाद में किसी और ने हमारे बॉस को एक बड़ा कदम उठाने के लिए फ़ोन किया। भूपेंद्र हमारे पास आया और उसी चीज़ के लिए हमसे पूछा। मैं केवल यह अनुमान लगा सकता हूं कि ये 2 अलग अलग लोगों की कार्रवाई है। विवान की आंखें संकुचित हो गईं। उसने तय किया कि उसे उनके नेता से मिलना होगा ताकि वह दूसरे मास्टरमाइंड को जान सके। फिर भी भूपेंद्र से निपटना मुश्किल नहीं होगा। वह अब चटर्जी परिवार से अधिक अमीर था, इसलिए वह सुनिश्चित था कि वह उनके कंपनियों के लिए सभी आय या संसाधनों के स्रोतों को तोड़कर उन्हें रोक सकता है। लेकिन वह पूरे चटर्जी परिवार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, शंभू के प्रति सम्मान के कारण। ऐसा लगता था कि उसे भूपेंद्र को दंडित करने का एक और तरीका खोजना होगा बिना पूरे परिवार को प्रभावित किए। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे नेता के पास ले चलो। मैं उससे और उस व्यक्ति से निपटूंगा जिसने उसे मेरे स्टोर्स की गतिविधियों को बाधित करने का मिशन दिया था, विवान ने कहा। हालांकि वह यहां से बाहर निकलने का एक तरीका खोज रहा था, बिग थ्री ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने ऐसा मौका आएगा। हालांकि विवान ने कहा था कि वह उसके बॉस से निपटना चाहता है, बिग थ्री कैसे विश्वास कर सकता था कि उसके पास एक क्षमता है। उसके लिए जब तक वह अन्य गैंग सदस्यों के पास पहुंच जाता, वह बच जाएगा। और फिर वह विवान और उन लोगों से बदला ले सकेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। इसलिए उसने जल्दी से विवान को गैंग के नेता के पास ले जाने के लिए सहमति दी, जैसे कि उसे डर था कि विवान सोचने के बाद अपना मन बदल लेगा। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार कर सकते हो, मैं वापस आऊंगा, या अगर मैं तुम्हें खोजने नहीं आ सका तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा, विवान ने कहा, जबकि उसने पहले आगे बढ़ने वाले आदमी के साथ संपर्क का आदान प्रदान किया। इसके बाद वह पीटे हुए बिग थ्री के साथ वहां से चला गया। हालांकि बिग थ्री को अच्छी तरह से पीटा गया था और वह खून बहा रहा था, लेकिन यह इतना अधिक नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी नाक से खून बह रहा था, जिसे वह अपने रुमाल से रोकने की कोशिश कर रहा था। बिग थ्री द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वे एक विला के सामने पहुंचे। हालांकि इसका स्तर राजकुमार और राजकुमारी के महल से तुलना नहीं की जा सकती थी, इसे अच्छा कहा जा सकता था। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि गैंग का नेता निम्न स्तर के गुंडों की तुलना में असाधारण जीवन जीता है। गैंग में ये ज्यादातर एक पिरामिड की तरह था, शीर्ष पर वाला नीचे वालों द्वारा पोषित होता था। गाड़ी से उतरने के बाद विवान और बिग थ्री विला के आंगन में प्रवेश कर गए, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यहाँ कुछ गैंग सदस्य थे जो स्पष्ट रूप से बॉस की सुरक्षा के रूप में काम कर रहे थे। जब उन्होंने विवान को आते देखा तो उनमें से 2 तुरंत आगे बढ़े और उसके रास्ते को रोक दिया। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? एक गुंडा पूछता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, बिग थ्री ने जवाब में चिल्लाया। वह अपने बॉस के पास पहुंचने के लिए बेताब था ताकि वह अपना मीठा बदला ले सके, लेकिन अब कुछ छोटे गुंडे इसे होने से रोक रहे थे। तू कौन है? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे को तोड़ दूंगा? ओह, ऐसा लगता है कि किसी ने पहले ही ऐसा किया है, लेकिन तुम्हें और पीटने में कोई हर्ज नहीं है, एक अन्य गुंडा बिग थ्री की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। तू बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बिग थ्री पहले से ही गुस्से में था, और अब जब एक छोटा गुंडा उसके साथ इस तरह का अपमान कर रहा था तो उसे अपने दिल की गुस्से को निकालने के लिए कुछ करना पड़ा। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? यहाँ से भाग जाओ, वरना गुंडा और कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसे दूसरे गुंडे ने रोक दिया। उसकी आवाज़ मुझे कहीं से परिचित लगती है, गुंडा बोला, जबकि उसने बिग थ्री को ध्यान से देखा। अपने साथी द्वारा याद दिलाए जाने पर दूसरे गुंडे ने बिग थ्री को देखा और तुरंत उनके तीसरे बॉस के साथ उसकी समानताएं पाईं। अब जब तुमने कहा तो वह सच में उसके जैसा दिखता है, लेकिन अरे, क्या वह उसका जुड़वां भाई हो सकता है? क्या वह बदला लेने के लिए बिग थ्री को खोजने आया है? आखिरकार उसके चेहरे को देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है। मुझे लगता है तुम सही हो, वह उसका जुड़वां भाई या कुछ और हो सकता है, या क्या वह उसका पिता या बेटा है? अरे, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? तुम बिग थ्री को नहीं जानते, उसके पास कोई पत्नी नहीं है, वास्तव में वह हमेशा कई लड़कियों के साथ घूमता है, वह इस तरह का बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? रुको, अब जब इस आदमी ने हमें सुना है और हमने उससे बेतुकी बातें की हैं, क्या तुम सोचते हो कि वह हमें बिग थ्री को रिपोर्ट करेगा? तो क्या ये बॉस का विला है? हम उसे नहीं जानते थे और जब वह बेतुका था तो हम उसे भेजना चाहते थे, मामला हल हो गया। तुम शानदार हो। दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, पूरी तरह से भूलते हुए कि विवान और बिग थ्री अभी भी वहां खड़े थे।
विवान ने मुस्कुराते हुए बिग थ्री की ओर देखा, जो पहले से ही गुस्से में था, और कहा, लगता है कि जर्क्स ब्रदर्स गैंग के तीसरे बॉस के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची नहीं है। विवान के शब्द तुरंत उन दोनों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो अभी भी गंभीरता से स्थिति से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या कहा? मुझे पता था कि यह बिग थ्री का बेटा है। एक गुंडा अपने साथी की ओर देखते हुए बोला। भागो, मुझे लगता है मैंने उसे तीसरे बॉस कहते सुना। दूसरे ने पलटकर कहा, आओ, बिग थ्री को इतनी शर्मनाक स्थिति में कैसे पीटा जा सकता है? दूसरा तो इसे बिल्कुल भी नहीं मानता था। इससे तंग आकर बिग थ्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। पा पा एक एक करके दोनों, जो इस स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहे थे, तुरंत बिग थ्री को चौड़ी आंखों से देखने लगे। वे अभी जवाब देने ही वाले थे कि उन्होंने फिर से बिग थ्री को बोलते सुना, बस तुम लोग इंतजार करो जब तक मैं वर्तमान समस्या से निपट लूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज रात गायब हो जाओ। बिग थ्री ने ठंडे स्वर में कहा। ये कौन चिल्लाने वाला बेवकूफ है जो विकृत हो गया है? एक आदमी जो काले छोटे आस्तीन की शर्ट पहने हुए था और उसके मोटे हाथ की मांसपेशियां दिख रही थीं, हंसते हुए बिग थ्री की ओर देखा। तू किस पर हंस रहा है बिग टू? बिग थ्री ने ठंडे स्वर में पूछा, जबकि उसने बिग टू की ओर देखा। तुम बिग थ्री हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम किसी डोजो में गए थे और उनके मास्टर को चुनौती दी और तुम बुरी तरह पीटे गए? बिग टू बहुत हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि बिग थ्री इस शहर में इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। तुमने किसी डोजो के मास्टर को चुनौती दी थी? बिग थ्री ने गुस्से में पलटकर कहा। थोड़ा शांत होने के बाद उसने उन दोनों की ओर देखा जो वह आया था तब से बकवास कर रहे थे और कहा, मैं वापस आऊंगा और तुमसे निपटूंगा। दोनों गैंगस्टर तुरंत डर गए और कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि वे अपनी रक्षा करना चाहते थे, बिग थ्री के चेहरे को देखकर उन्होंने तुरंत उस विचार को छोड़ दिया। और यह कौन है? बिग टू ने पूछा, जबकि उसने विवान को देखा जो एक तरफ खड़ा था और छोटे शो का आनंद ले रहा था। बिग टू, हमें बॉस से मिलना है। वह बॉस के लिए यहाँ है। बिग थ्री ने इससे अधिक नहीं कहा। उसने बस ये तय किया कि अगर वे विवान से अंदर गैंग के क्षेत्र में निपटते हैं तो वहां कोई गवाह नहीं होगा। बिग टू ने विवान को एक पल देखा, फिर कहा, मेरे पीछे आओ। विवान और बिग थ्री बिग टू के पीछे विला में चले गए। फिर वे विला के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और एक छोटे लकड़ी के केबिन की ओर बढ़े। विवान ने सोचा कि गैंग के बॉस का स्वाद कैसा होगा। उसने वास्तव में एक विला में रहते हुए एक लकड़ी के केबिन में क्यों रहना चुना? अजीब। खैर, उसने जोड़ी के पीछे लकड़ी के केबिन की ओर चलना जारी रखा। अब तक वह इस बात से डर नहीं रहा था कि उसे हमला किया जाएगा। उसने पहले ही इसे सोच लिया था। चूंकि गुंडों को ग्राहकों को स्टोर्स में आने से रोकने के लिए फैलाया गया था, ये स्पष्ट था कि यहाँ कम गैंगस्टर होंगे। जब वे केबिन में पहुंचे, बिग टू ने एक क्रॉबार का उपयोग करके लकड़ी के फर्श को खोला। इसके नीचे एक मोटा दरवाजा था जिसे खोलने पर एक रास्ता था जो भूमिगत की ओर जाता था। ये देखकर विवान थोड़ा हैरान हुआ। उसने अंततः समझा कि बॉस लकड़ी के केबिन में क्यों रह रहा था। ये सिर्फ एक फसाद था, लेकिन यह अपेक्षित था क्योंकि वे निश्चित रूप से ऐसे शेडी डील कर रहे होंगे जो उजागर नहीं हो सकते। और जिस तरह से उन्होंने दरवाजे को छिपाया था, वह निश्चित रूप से इस तरह से था कि इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। धातु का दरवाजा लगभग 1 मीटर मोटा था, जो निश्चित रूप से किसी को ये देखने से रोक देगा कि इसके नीचे एक छिद्र है। विवान ने कुछ नहीं कहा और जोड़ी के पीछे उस उज्ज्वल रास्ते पर चला गया। और ज्यादा समय नहीं लगा, वे एक महल जैसे बेसमेंट में पहुंचे। बेसमेंट एक घर की तरह था क्योंकि यह अच्छी तरह से सजाया गया था। इसके अलावा यह इस तरह से डिजाइन किया गया था जैसे कोई एक महल को डिजाइन करता है। कुछ समय बाद वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक आदमी था जो अपनी 50 के दशक के प्रारंभ में था। वह एक धूम्रपान पाइप पकड़े हुए था और बिना किसी परवाह के धूम्रपान कर रहा था। कमरे में एक सेटअप था जो कार्यालय के समान था, लेकिन वर्तमान में वह एक कोच पर बैठा था और उसके सामने एक कांच की मेज थी। क्या हुआ? उसने सिर उठाया और पूछा जब उसने तीनों को देखा, लेकिन उसने विवान पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वह बिग थ्री के सूजे हुए चेहरे से हैरान था, उसने अभी के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। बॉस, ये बिग थ्री कुछ कहने से पहले ही विवान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और बॉस की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने अपने गुंडों को मेरे स्टोर्स को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया था? हालांकि बॉस विवान के शब्दों से हैरान था, उसने अपनी शांति नहीं खोई और कहा, मुझे इसके लिए भुगतान किया गया था और यही मैंने किया। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम इतने युवा हो। विवान ने थोड़ी देर अपनी भौहें उठाईं। उसके होंठों के कोने पर एक छोटी लेकिन ठंडी मुस्कान आई, जबकि उसने पूछा, और तुम्हें इसके लिए कितना भुगतान किया गया? उसने आदमी के वाक्य के अंतिम भाग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसी चीज को छिपाने की आवश्यकता नहीं समझते हुए, या शायद अपने गर्व के कारण, बॉस ने जवाब दिया, 20 करोड़ रुपए पूरे। हाँ, विवान ने थोड़ा हंसते हुए फिर से बोला, बस 20 करोड़ रुपए मुझे 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के लिए।
क्या तुम सोचते हो कि यह उचित है? यह मायने नहीं रखता। हमारे लिए स्टोर्स को ब्लॉक करना और यह सुनिश्चित करना कि वे बंद होने से पहले कोई बिक्री न हो एक साधारण बात है। इसलिए 20 करोड़ रुपये एक अच्छा मूल्य है, आदमी ने जवाब दिया जबकि उसने धूम्रपान पाइप को अपने सामने की मेज पर रख दिया। ओह, मैं समझ गया। लेकिन क्या तुमने उस व्यक्ति से जो तुम्हें यह मिशन दिया था, इसके जोखिम के बारे में पूछा? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। तुम बस इस शहर में एक नए व्यक्ति हो। अगर तुम यहाँ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम क्या जोखिम ला सकते हो? ये स्पष्ट है कि तुम्हारा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, आदमी ने विवान को देखते हुए जवाब दिया। विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, शायद ये सच है कि मेरे पास मुझे समर्थन देने के लिए कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हें कम से कम मेरी क्षमता के बारे में पूछना चाहिए था इससे पहले कि तुम मुझे उकसाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने उस मेज को लात मारी जो उनके बीच थी, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में टूट गई। शायद ये सच है कि मेरे पास मुझे समर्थन देने के लिए कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हें कम से कम मेरी क्षमता के बारे में पूछना चाहिए था इससे पहले कि तुम मुझे उकसाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने उस मेज को लात मारी जो उनके बीच थी, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में टूट गई। विवान के इस कार्य ने बॉस को भी चौंका दिया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इसलिए वह इस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। विवान ने तीनों की हैरान और स्तब्ध नजरों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। वह जर्ग ब्रदर्स गैंग के बॉस के सामने रुका, या शायद असली जर्ग भाई। जो भी हो, विवान को नाम की परवाह नहीं थी। उसने कहा, पहली चीज जो मैं तुमसे चाहता हूं वह यह है कि तुम मेरे नुकसान का मुआवजा दो। विवान की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ये कमरे में मौजूद तीनों को स्पष्ट रूप से सुनाई दी। विवान ने आगे कहा, पिछले दिन का कुल नुकसान कम से कम 210 करोड़ रुपए होना चाहिए, और आज अब लगभग दोपहर हो चुकी है और यह रविवार है, तो ये कम से कम 90 करोड़ रुपए होना चाहिए। कुल मिलाकर तुम्हें मुझे कम से कम 300 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। तू किससे बकवास कर रहा है? तुम मुझसे इनकोट के जर्ग भाई के सामने बेअदबी करने की हिम्मत करते हो? ऐसा लगता है कि तुम अपनी जान की कोई कदर नहीं करते। बॉस, जिसने अभी अपनी कंपोजर पाई थी, अचानक खड़ा हो गया और विवान की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया, पटुई, 300 करोड़ रुपये! क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम इस शहर में किस तरह का व्यवसाय कर रहे हो? 300 करोड़ रुपये तो एक डेढ़ दिन में, तुम पूरे महीने में 100 करोड़ रुपये भी नहीं कमा सकते। जर्ग भाई ने आगे कहा, इसके अलावा क्या तुम मुझसे मुआवजा देने की उम्मीद कर रहे हो? हे, तुम बेहतर जान लो कि तुम अभी कहाँ हो। यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ मेरी बात चलती है। मैं यहाँ का राजा हूँ, जर्ग भाई ने कहा। विवान ने जर्ग भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, दूसरी चीज जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि तुम मुझे उस व्यक्ति की जानकारी दो जिसने तुम्हें यहाँ मेरे व्यवसाय को बाधित करने के लिए भेजा। अगर वे बेहतर तरीके नहीं खोज सकते और ऐसे गंदे तरीकों का सहारा लेते हैं, तो मुझे उनके साथ यह खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। जर्ग भाई ने देखा कि विवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वह गुस्से में आ गया। उसने बिग 3 और बिग 2 की ओर देखा, जो किनारे से देख रहे थे, अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और चिल्लाया, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? गैंग के सभी भाइयों को यहाँ बुलाओ। यहाँ बॉस! दोनों बिग 2 और बिग 3 जर्ग भाई की चिल्लाहट से स्टार्टल्ड हो गए और जल्दी से सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर भाग गए। जर्ग भाई, हालांकि उसने कहा था कि उन्हें दूसरों को बुलाना चाहिए, उसने यह नहीं कहा था कि दोनों को बाहर जाना चाहिए। उसने उम्मीद की थी कि उनमें से केवल एक बाहर जाएगा ताकि वह आसपास के गैंगस्टरों को बुला सके, जबकि दूसरा उसे रोकने के लिए वहां रहेगा। लगता है कि वे दोनों इतने विचारशील हैं कि उन्हें पता था कि हमें कुछ समय अकेले चाहिए। अब जब कोई और विघ्न नहीं है, तो चलो गंभीर हो जाते हैं। विवान ने मुस्कुराते हुए जर्ग भाई की ओर देखा, जिसका चेहरा इस समय अंधेरा था। हम दोनों के बीच किस गंभीर मामले पर चर्चा करनी है? बस धैर्य रखो और मेरे छोटे भाइयों का इंतजार करो जो तुम्हारे साथ निपटेंगे, जर्ग भाई ने कहा, जबकि वह फिर से सोफे पर बैठ गया। इसके लिए खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इंतजार करने के लिए इतना समय है। इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्या तुम मुझे मुआवजा दोगे और मुझे वह जानकारी दोगे जो मैं चाहता हूँ या नहीं? विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, जबकि उसने अपने पैर को उस सोफे पर रखा जिस पर जर्ग भाई बैठा था। ये देखकर जर्ग भाई स्पष्ट रूप से नाराज हो गया। ये वह जगह थी जहां वह आमतौर पर आराम करते समय बैठता था, और अब विवान ने बस अपने जूते के साथ उस पर कदम रखा था। वह उसे डांटने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी कॉलर पकड़ने का एहसास हुआ। विवान ने फिर से, इस बार अधिक ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे मुंह से शब्द निकालने के लिए मजबूर कर दूंगा। पाह! अगले ही क्षण एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी जब विवान ने जर्ग भाई को थप्पड़ मारा। उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा लगाया और परिणामस्वरूप जर्ग भाई के मुंह में कुछ दांत तुरंत ढीले हो गए।
अगर विवान ने थोड़ी और ताकत लगाई होती तो जर्क भाई को या तो दांत निगलने या थूकने के लिए मजबूर होना पड़ता। तू क्या बकवास कर रहा है? जर्क भाई तुरंत विवान पर गालियां देने वाला था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। पाह पाह पाह, एक के बाद एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़े और ज्यादा समय नहीं लगा कि वे ऐसे सूजे जैसे उसने अपने मुंह में खाना भर लिया हो। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब विवान उसे थप्पड़ मार रहा था, उसने पहले ही कई दांत थूक दिए थे। उसकी आंखों के करीब का क्षेत्र पहले से ही काला हो गया था और उसके गालों पर कई उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैं बोलूंगा। रुक जाओ, मैंने कहा कि मैं बोलूंगा। कुछ दांत गायब होने और गालों के सूजने के साथ जर्क भाई ने ऐसा कहा जैसे वह एक विदेशी भाषा बोलने के लिए मजबूर हो रहा हो, लेकिन उसके शब्दों में उसका लहजा स्पष्ट था। अब यह अच्छा है, तुमने मुझे इतना समय और प्रयास बर्बाद करने क्यों दिया? विवान ने निराशा से सिर हिलाते हुए जर्क भाई को छोड़ दिया, जो फिर से सोफे पर गिर पड़ा। इस समय जर्क भाई रोने के लिए तैयार था। वह एक काया था जिसने भाग्य पर भरोसा किया था। उसने 10 करोड़ रुपये का लॉटरी का बड़ा पुरस्कार जीता था। वहां से उसने कुछ गुंडों को काम पर रखकर दिखावा करने का इरादा किया था, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसने लगभग 100 गुंडों को काम पर रखा, और इन 100 से अधिक लोगों का उपयोग करते हुए उसने अंडरवर्ल्ड में शामिल होने का निर्णय लिया। और इस तरह जर्क ब्रदर्स गैंग का गठन हुआ, और जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और साथ ही उनकी शक्ति भी बढ़ी और वे शहर के शीर्ष गैंगों में से एक बन गए। अब तक 7 साल हो चुके थे और अब जर्क ब्रदर्स गैंग इतनी बड़ी गैंग बन गई थी कि वह शीर्ष परिवारों के साथ सौदे कर सकता था। इन वर्षों में उसने बहुत धन अर्जित किया, ऊपर का विला उनमें से एक था। लेकिन ये जानते हुए कि उसके पास लड़ाई की क्षमता नहीं थी, उसने हमेशा एक ठंडी और शांत छवि बनाए रखी ताकि ये दिख सके कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे डराने के लिए कुछ नहीं है। और इसी कारण से अपने दिमाग के साथ वह गैंग को उस स्तर पर ले जाने में सक्षम था जहां वह बिना अपने अधीनस्थों के विद्रोह के नेतृत्व कर रहा था। सिर्फ दिखावा करने और मांसपेशियों की जरूरत वाले समस्याओं को अपने गुंडों का उपयोग करके हल करने की आदत डालने के कारण उसने कभी भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी जहां उसे इस हद तक पीटा जाएगा। जब दूसरा थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा तब उसने पहले ही सच बताने का निर्णय ले लिया था। लेकिन थप्पड़ लगातार आते रहे। केवल तब जब थप्पड़ों की गति और दर कम हुई तब उसे बोलने का मौका मिला। जिन लोगों ने अधीनस्थों को बुलाने के लिए बाहर गए थे, वह सुनिश्चित नहीं था कि क्या वे यहाँ पहुंचने में समय ले रहे हैं या वे बस अपना समय बिता रहे हैं। खैर, चूंकि वे यहाँ नहीं थे, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी स्थिति से बाहर निकल सके। तो चलो पहले चीज से शुरू करते हैं, क्या तुम मुझे मुआवजा दोगे या नहीं? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि अगर उसे जो उत्तर मिले वह संतोषजनक था तो वह फिर से जर्क भाई के गालों पर कई थप्पड़ बरसाएगा। क्या तुम इसे कम कर सकते हो? आखिरकार 300 करोड़ रुपये एक बड़ा राशि है। जर्क भाई ने हकलाते हुए पूछा। विवान ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो, मैंने केवल उस राशि के लिए कहा है जो मैंने अब तक खोई है। मैंने उस पैसे को नहीं जोड़ा है जो तुम्हें मुझे यहाँ आने में बहुत समय बर्बाद करने के लिए देना है। मैंने अपने कर्मचारियों को मानसिक तनाव से निपटने के लिए जो कीमत चुकानी है वह भी नहीं जोड़ी। मैंने अपने ग्राहकों के मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, भूख के नुकसान, मना करने के नुकसान, धमकी के नुकसान, जूते के नुकसान का खर्च भी नहीं जोड़ा। ठीक है, मैं अगले हफ्ते इसका भुगतान कर दूंगा। मेरे पास जो चीजें हैं वे ज्यादातर संपत्तियों के रूप में हैं। मुझे इसके लिए पर्याप्त पैसे पाने के लिए उन्हें बेचना होगा। जब तक तुम संपत्तियों को नहीं ले सकते। जर्क भाई ने देखा कि कीमत बढ़ने वाली है तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मुश्किल से तुम्हारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए समय बर्बाद करने के बारे में सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ये ग्राहक के नुकसान के बारे में क्या है? ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें पैसे दोगे। मना करने का नुकसान, भूख का नुकसान, बकवास, क्या इनमें से कोई भी चीज मौजूद है? जर्क भाई ने अपने मन में चिल्लाया। यह अच्छा है, मैं बस पैसे ले लूंगा, और तुम भागने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें कहीं भी छिपा हुआ ढूंढ सकता हूँ। विवान ने चेतावनी दी, फिर संकीर्ण आंखों के साथ कहा, कौन है जिसने तुम्हें यह मिशन दिया? जर्क भाई ने विवान की नजरों के नीचे अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। फिर भी उसने खुद को इकट्ठा किया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, किसी ने फोन किया और मुझे यह मिशन दिया। उसने हमारे बीच एक समझौते के बाद मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर किए। जर्क भाई ने जवाब दिया। जब उसने देखा कि विवान की आंखें अभी भी उस पर हैं तो उसने आगे कहा, नंबर के विवरण एन्क्रिप्टेड थे, इसलिए मैंने भेजने वाले का नंबर नहीं देखा। पैसे भेजने वाले खाते के मालिक के बारे में भी मुझे नहीं पता। विवान ने एक पल सोचा और फोन मांगा। कॉल लॉग देखने के बाद उसने पाया कि फोन ने यह नहीं दिखाया कि कॉल करने वाला कौन था, ये केवल ये दिखाता था कि यह एक प्राइवेट नंबर था। कुछ समय बाद विवान ने बैंक संदेश खोला और उसे देखा। खाता एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था जिसका उपनाम होसदा था।
खाता संख्या भी वहां थी। लेकिन विवान को यकीन था कि इनकोट शहर में होसदा उपनाम वाला कोई परिवार नहीं है जो आसानी से 20 करोड़ रुपए का भुगतान कर सके। अब ये व्यक्ति कौन था? फिर विवान को कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला और श्रेयंका को वह जानकारी भेजी जो उसने इकट्ठा की थी और उससे इसकी जांच करने के लिए कहा। अब उसे केवल परिणामों का इंतजार करना था। लगभग 10 मिनट बाद विवान को श्रेयंका का फोन आया। नमस्ते मास्टर, मैंने उस खाते के मालिक का पता लगा लिया है। उस व्यक्ति का नाम जेम्स होसदा है। वह चटर्जी परिवार के लिए रुबेन शिनिली के अधीन काम करता है। रुबेन शिनिली चटर्जी परिवार का मुख्य बटलर है और वर्तमान परिवार के प्रमुख मनिंदर चटर्जी की सेवा कर रहा है, श्रेयंका ने शुरू किया। बातचीत के रिकॉर्ड के अनुसार मैंने उस निजी संदेश को हैक किया है जो उसे 2 दिन पहले मिला था, जिसमें कहा गया था कि जेम्स होसदा को एक समूह के गुंडों को किराए पर लेना था ताकि वह जैक्सन एंटरप्राइज ग्रोसरी डिपार्टमेंट के लिए परेशानी पैदा कर सके। जब विवान ने सुना तो उसका चेहरा अंधेरा हो गया। उसने खुद नहीं सोचा था कि चटर्जी परिवार का प्रमुख उसे निशाना बनाएगा। जितना उसे याद था, सान्या द्वारा आयोजित भोज के अलावा उसने कभी मनिंदर से नहीं मिला था। इसके अलावा भोज के दौरान भी वह उसे बातचीत में शामिल नहीं कर सका। लेकिन अंत में वह दूसरी पार्टी द्वारा निशाना बनाया गया। चटर्जी परिवार का ग्रोसरी में कोई लेन देन नहीं था, इसलिए इसे व्यवसाय में प्रतिद्वंद्विता नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह अब व्यक्तिगत स्तर पर था, एक ऐसा स्तर जिसे विवान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। ठीक है, चटर्जी परिवार की जांच करने की कोशिश करो, देखो क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि वे मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं। विवान ने एक पल सोचने के बाद निर्देश दिया। जी मास्टर, श्रेयंका ने जवाब दिया। फोन काटने के बाद विवान ने जर्ग भाई की ओर देखा जो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी ओर व्यक्ति क्या कह रहा है। जब उसे पता चला कि कॉल खत्म हो गई है तो वह सोफे पर झुक गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे उसने कुछ नहीं किया। विवान ने स्पष्ट रूप से उसके कार्यों को देखा, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करने का निर्णय लिया क्योंकि उसके पास इस समय करने के लिए अन्य चीजें थीं और उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह संवेदनशील नहीं था। तुम अपने गुंडों को पीछे हटने के लिए कह सकते हो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें यह मिशन देने वाला चटर्जी परिवार का मुख्य बटलर है, विवान ने कहा। जर्ग भाई की हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसने आगे कहा, तुम्हें जो भी देना है वह बेहतर है कि तुम चुकता करो, लेकिन अगर तुम फिर से कोई चाल चलने की कोशिश करोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। वह एक पल के लिए रुका जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो। उसने बिना मुड़े कहा, मैंने तुम्हारे कुछ लोगों को अपने लिए काम करने के लिए लिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उनके लिए समस्याएं नहीं पैदा करोगे, वरना मैं तुम्हारे लिए एक समस्या पैदा कर दूंगा और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। और अंतिम शब्द के साथ विवान कमरे से बाहर निकल गया। जब जर्ग भाई ने देखा कि विवान कमरे से बाहर जा रहा है तो उसने तुरंत अपने माथे पर जमा ठंडी पसीने को पोंछा। केवल इस क्षण में उसे एहसास हुआ कि वह विवान के सामने कितना तनाव में था। हालांकि विवान सिर्फ एक युवा था और वह खुद पहले से ही अपने 50 के दशक के प्रारंभ में था, लेकिन विवान ने उस पर बहुत दबाव डाला। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि विवान ने वास्तव में 10 मिनट के भीतर पता लगा लिया कि पैसे भेजने वाला कौन था। ये कुछ ऐसा था जो इनकोट शहर के बड़े परिवार भी नहीं कर सकते थे। और चटर्जी परिवार ने अपने निशान छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन केवल खाता संख्या के साथ विवान ने पता लगा लिया कि भेजने वाला कौन था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि विवान के पास बैंक में किसी के साथ शक्तिशाली संबंध थे? इसके अलावा उसने ये भी जान लिया कि वह व्यक्ति चटर्जी नहीं था। फिर भी विवान ने पता लगा लिया कि वह चटर्जी परिवार से संबंधित था। मुझे बेहतर है कि मैं उसे उकसाने की कोशिश न करूं, अन्यथा मैं निश्चित रूप से खत्म हो जाऊंगा, जर्ग भाई ने अपने मन में सोचा। एक विशाल भीड़ लगभग 100 मीटर दूर उस हॉलवे को रोक रही थी जहां विवान जर्ग भाई के साथ बात कर रहा था। उनमें से हर एक के हाथ में एक हथियार था और वे किसी का इंतजार कर रहे थे। समूह के सामने बिग 2 और बिग 3 खड़े थे, दोनों ही अपने सामने के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। ये वही दृश्य था जिसे विवान ने कमरे से बाहर निकलते ही देखा। उसने मुस्कुराते हुए उस विशाल भीड़ को देखा जो गलियारे को रोक रही थी। वह चलना नहीं रोका और न ही उन्हें यहां देखकर आश्चर्यचकित हुआ। अपनी इंद्रियों के साथ उसने पहले ही उन्हें सुन लिया था जब वे बेसमेंट में प्रवेश कर रहे थे। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि यह समूह जर्ग भाई को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहा था। जितना समय विवान उस कमरे में था, अगर ये लोग वास्तव में मदद करने वाले होते तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते। वे कमरे से बाहर जाने के लगभग 5 मिनट बाद आए थे, लेकिन विवान उस कमरे में 20 मिनट से अधिक समय तक रहा, लेकिन वे नहीं आए। हालांकि वे पहले आए थे, वे वहां खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे जर्ग भाई से निपटने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम गैंग का सिंहासन ले सको, विवान ने मुस्कुराते हुए समूह के सामने आते ही पूछा।
उनकी मुस्कान ने बिग थ्री के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। उसे यह मुस्कान हाल ही में देखी थी। ये वही मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर थी जब उसने उस समूह के 20 से अधिक लोगों को पीटा था जिसे उसने विवान से निपटने के लिए लिया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम यहाँ बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम तुम्हें पीट सकें, बिग थ्री ने कहा। उसने अपने पीछे के बड़े समूह को देखकर विवान का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई। दूसरी ओर विवान ने बस हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, यह कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए अपने बॉस को मार दूं ताकि तुम मुझ पर बदला लेने के नाम पर हमला कर सको, तो मुझे खेद है कि मैं तुम्हें निराश कर रहा हूं। तुम्हारा बॉस अभी भी जीवित और स्वस्थ है। विवान के शब्दों ने बिग थ्री और बिग टू दोनों को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विवान उनके योजना को इतनी आसानी से देख लेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वे विवान से निपटने जा रहे हैं। विवान ने पहले ही बिग थ्री को पीटा था और यह उनके लिए हमला करने का पर्याप्त कारण था। बिग थ्री अभी समूह को आगे बढ़ने का आदेश देने ही वाला था जब उन्होंने विवान के पीछे से एक चिल्लाहट सुनी। तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ते से हट सकते हो और सज्जन को जाने दे सकते हो? जर्ग भाई चिल्लाया। वह चाहता था कि विवान यहां से जल्दी निकल जाए, लेकिन उसके अधीनस्थ पहले से ही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जर्ग भाई के शब्दों ने समूह को चौंका दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका बॉस विवान को जाने देगा। हालांकि बिग थ्री अनिच्छुक था, लेकिन उसे एक पल के लिए अपने बदले के विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने योजना बनाई थी कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि जर्ग भाई मर गया है, वे विवान को खत्म कर देंगे। बिग थ्री के अनुसार विवान गुस्से में था और निश्चित रूप से जर्ग भाई को मार डालेगा, और अपने बॉस के लिए बदला लेने के नाम पर वे विवान पर हमला करेंगे। और यह क्यों नहीं हो सकता कि वे जर्ग भाई पर हमला करें और उससे सिंहासन ले लें? इसका कारण ये था कि अगर वे गैंग के नेता के साथ विश्वासघात करते तो सभी अन्य गैंग निश्चित रूप से उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अब जब योजना काम नहीं करने वाली थी तो उन्हें गुस्से में जर्ग भाई से निपटने के तरीके खोजने होंगे। भीड़ ने रास्ता दिया और विवान बाहर निकला। वह लकड़ी के केबिन से बाहर निकला और अंततः विला छोड़ते हुए सान्या के दोस्त की कंपनी एमिनेंट ब्यूटी की ओर बढ़ा। जर्ग भाई यह नहीं सोच रहा था कि वह उन दो लोगों से कैसे निपटेगा जिन्होंने उसे धोखा देने की कोशिश की थी, क्योंकि यह उसकी चिंता नहीं थी। रास्ते में उसने उस आदमी को फोन किया जो उसने डिजा गोदाम में छोड़े गए गुंडों का नेतृत्व कर रहा था और उसे बताया कि उन्हें अगले दिन बिजनेस ओवरलॉर्ड बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर उसे खोजने के लिए आना था। और उसके बाद उसने मनिंदर को फोन किया। ज्यादा समय नहीं हुआ, मनिंदर ने जवाब दिया। नमस्ते बॉस, क्या तुम ठीक हो? मनिंदर की आवाज चिंता से भरी हुई थी। विवान एक समूह के गुंडों से निपटने के लिए गया था और इसके परिणामस्वरूप वह चिंतित था। अब वह विवान को केवल अपने बॉस के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक दोस्त के रूप में भी। इसलिए वह वास्तव में उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे यहाँ चीजें कैसी हैं? विवान ने जवाब दिया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। इस तरफ गुंडे पीछे हट रहे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वे पहले पीछे हट चुके हैं, मनिंदर ने जवाब दिया। विवान ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हालांकि गुंडों ने उसे कुछ ग्राहकों को खोने के लिए मजबूर किया था, वह निश्चित था कि वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार गुंडों के साथ शामिल है, विवान ने गंभीरता से कहा। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो बॉस? अगर यह मेरे चाचा भूपेंद्र हैं तो वह निश्चित रूप से यह अपने दम पर कर रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं। मनिंदर ने चीजों को समझाने की कोशिश की। क्या तुम रुबेन शिनिली को जानते हो? विवान ने पूछा। हमारे परिवार का बटलर, मनिंदर ने हैरानी से कहा कि विवान को उस पुराने बटलर के बारे में पता था। हाँ, वही है जिसने गुंडों को मुझे स्टोर्स बंद करने के लिए पैसे दिए, विवान ने कहा। यह नहीं हो सकता, रुको, मैं इस बारे में उनसे पूछूंगा, मनिंदर ने कहा और फिर कॉल खत्म कर दिया। उसे पूरी तरह से पता था कि यह चटर्जी परिवार से संबंधित था, तो इसका मतलब था कि उसका परिवार विवान के साथ लड़ाई करना चाहता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। चटर्जी परिवार का महल अंदर के अध्ययन में मनिंदर ने रुबेन की ओर देखा और पूछा, योजना के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? वे अच्छी हैं। कल उनकी बिक्री में लगभग 90% की गिरावट आई, रुबेन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम विवान के साथ एक बैठक आयोजित करो। अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि यह रात को हो। हम उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, मनिंदर ने कहा। ठीक है, रुबेन ने जवाब दिया और फिर फोन उठाया, कॉल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, फोन बज उठा। अनजान नंबर को देखकर उसने एक पल के लिए भौहें चुराई और फिर फोन उठाया। नमस्ते, क्या आप चटर्जी परिवार के रुबेन हैं? ठीक है, रुबेन ने जवाब दिया और फिर फोन उठाया, कॉल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, फोन बज उठा। अनजान नंबर को देखकर उसने एक पल के लिए भौहें चुराई और फिर फोन उठाया।
नमस्ते, क्या आप चटर्जी परिवार के मिस्टर रुबेन हैं? रुबेन ने सोचा कि यह आवाज़ उसके कानों में परिचित क्यों लग रही है, लेकिन फिर भी अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए उसने पूछा, आप कौन हैं? बिल्कुल, तुम मुझे नहीं जानोगे क्योंकि तुम अंधेरे में छिपे हुए थे, रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे थे जबकि तुमने मेरे जर्ग ब्रदर्स गैंग को हमारी बर्बादी की ओर भेजा। तुम कितने अच्छे हो, मिस्टर रुबेन, जर्ग भाई ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। रुबेन ने उम्मीद नहीं की थी कि जर्ग भाई ये जानता होगा कि वे ही थे जिन्होंने मिशन दिया था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जर्ग भाई ने कहा कि उसने उन्हें उनकी बर्बादी की ओर भेजा। कैसे? वह समझ नहीं पाया। तुम्हारा मतलब क्या है कि हमने तुम्हें बर्बादी की ओर भेजा? क्या ये सिर्फ एक छोटे से जूनियर से निपटने और उसे दबाव में डालने का मामला नहीं था कि उसके स्टोर्स बंद हो जाएंगे? रुबेन ने जर्ग भाई के बयान के पहले भाग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछा। बस एक जूनियर? क्या तुम इस समय मेरे साथ अज्ञानता का खेल खेल रहे हो, जबकि मैंने पता लगा लिया कि तुम ही थे जिन्होंने मिशन दिया था? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, हम अब उस मिशन को नहीं ले रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे 20 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। जर्ग भाई और भी गुस्से में आ गया क्योंकि उसने देखा कि दूसरी पार्टी बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रही है। ये स्पष्ट था कि उसे पता था कि उसने क्या किया, लेकिन वह वास्तव में बेवकूफ़ बनकर इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह चटर्जी परिवार को कुछ बड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन वह भविष्य में उनके साथ सहयोग करना बंद कर सकता था। वह शहर के अन्य गैंग के बॉसों को इस बारे में बता सकता था। इसलिए वह सुनिश्चित कर सकता था कि चटर्जी परिवार के अंडरवर्ल्ड में सभी संबंधों को काट दिया जाए। तुम मुझसे क्या मतलब रखते हो कि तुम मुझे वापस कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस स्टोर्स पर दबाव डालने के लिए कहा था कि उनकी बिक्री कम कर दो, बस इतना ही। ये तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जा रहे हो, है ना? रुबेन ने पूछा। वह एक महत्वपूर्ण क्षण पर उनकी योजना को विफल नहीं होने दे सकता था। आखिरकार वे पहले से ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके थे और उन्हें बस एक कार्रवाई करनी थी और वे सफल हो जाते। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई से अधिक है। कम से कम जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जीवित निकलने का एक मौका होता है, भले ही वह छोटा हो। लेकिन ये तो सीधा मौत की सजा है। जर्ग भाई ने पलटकर कहा। क्या तुम अपने शब्दों में स्पष्ट हो सकते हो? तुम पहेलियों में बात कर रहे हो जिसे मैं निश्चित रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ। रुबेन ने पूछा, जबकि उसने समझने की कोशिश की कि जर्ग भाई का क्या मतलब है। दूसरी ओर मनिंदर ने एक तरफ से ध्यान से सुना। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन रुबेन के चेहरे से वह बता सकता था कि यह कुछ अच्छा नहीं था, और किसी कारण से उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उठने लगा। मेरा मतलब सरल है, तुम वास्तव में जानते थे कि स्टोर्स का मालिक वास्तव में एक बड़ा आदमी है, लेकिन तुमने हमसे ये जानकारी छिपाई, और तुमने हमें ये कहकर भेजा कि वह बस एक कोई नहीं है जिसके पास थोड़े पैसे हैं और वह शहर में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो बेहतर होता, लेकिन तुम हमें गलत जानकारी देने की हिम्मत करते हो। जर्ग भाई जितना बोलता गया उतना ही गुस्सा होता गया। जब उसे जानकारी मिली कि विवान बस एक छोटे जूनियर के साथ पैसे के साथ है जो शहर में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सोचा कि यह जानकारी विश्वसनीय है क्योंकि दूसरी पार्टी 20 करोड़ रुपये चुका रही थी। किसे पता था कि वे $20 मिलियन का उपयोग करके गैंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। वह गुस्सा क्यों नहीं होता? अगर उन्होंने उसे विवान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती तो वह निश्चित रूप से उसकी जांच करता, और अगर वह पाता कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह संभाल नहीं सकता तो वह बस मिशन लेने से मना कर देता। क्या बड़ा आदमी? वह छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं रखता। वह यहाँ शहर में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रुबेन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि विवान का चटर्जी परिवार से बड़ा बैकग्राउंड है। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते? हे, तुमने किसी और से कहा कि मुझे पैसे भेजो और मेरे साथ सौदा करो, लेकिन अंत में मैंने अभी भी पता लगा लिया कि तुम ही थे जिन्होंने हमें मिशन करने के लिए कहा था। जर्ग भाई ने व्यंग्य से कहा। जब उसे याद आया कि दूसरी पार्टी ने वास्तव में पता लगा लिया था कि वे ही थे जिन्होंने जेम्स को गैंग को मिशन देने के लिए कहा था, तो रुबेन को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसके अनुसार जब तक जेम्स खुद यह नहीं बताता कि उसने जर्ग ब्रदर्स गैंग से मिशन करने के लिए कहा था, तब तक जर्ग भाई को इसके बारे में पता नहीं चल सकता था। यहाँ तक कि बड़े 5 परिवार भी इसके बारे में नहीं जान सकते थे क्योंकि जेम्स वह था जो चटर्जी परिवार के लिए चीज़ों को गुप्त रूप से संचालित करता था। उसने कभी भी यह जानकारी नहीं दी कि वह किसी भी तरह से चटर्जी परिवार से संबंधित है। क्या तुम भी हैरान हो? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह मैं नहीं था जिसने जेम्स के बारे में पता लगाया। तुम जानते हो कि यह किसने किया? ये तो मिशन का लक्ष्य था। जर्ग भाई ने गुस्से में हंसते हुए कहा। रुबेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। विवान, तुम मतलब ये कह रहे हो कि वह इस बारे में पता लगाने वाला था? क्या तुमने उसे मिशन के बारे में बताया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हन्फ, यह आदमी बहुत मजबूत है।
मेरे अधिकांश लोग स्टोर्स को ब्लॉक करने के लिए बाहर थे। मेरे विला में केवल कुछ ही मौजूद थे। मेरे एक अधीनस्थ ने उसे संभालने के लिए 100 लोगों को ले जाया। जर्ग भाई एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, और तुम जानते हो कि परिणाम क्या थे? उसने अकेले 20 से अधिक लोगों को पीटा और फिर उसने बाकी को अपने पक्ष में कर लिया। दूसरे शब्दों में, मैंने तुम्हारी वजह से 100 से अधिक लोग खो दिए हैं। फिर वह मेरे विला आया और परेशानी पैदा की। उसने मेरा फ़ोन लिया और उस खाते की संख्या को देखा जिसने मेरे खाते में पैसे भेजे थे। और अनुमान लगाओ, तुम 10 मिनट के भीतर उजागर हो गए। 10 बकवास मिनट, न दिन न महीने, ये 10 मिनट था। यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि इसका क्या मतलब है। कोई बिना किसी संबंध के ऐसा कर सकता है। बकवास। मुझे यकीन है कि तुम खुद के पास भी बैंक से खाता धारक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संबंध नहीं है। और एक और चीज़ जो तुम्हें जाननी चाहिए वह यह है कि उसने जान लिया कि तुम ही थे जिन्होंने वास्तव में आदमी को भेजा था। तो वह जानता है। और अनुमान लगाओ, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें वह 20 मिलियन रुपये वापस नहीं कर रहा हूं जो तुमने भेजे थे। आखिरकार मैंने अभी 300 करोड़ रुपये का मुआवजा और 100 लोग खो दिए हैं। जर्ग भाई ने ये सभी शब्द एक सांस में कहे और फिर कॉल काट दिया। रुबेन फोन को अपने हाथ में पकड़े हुए रह गया, यह नहीं जानते हुए कि इस समय क्या करना है। वह उस जानकारी से बहुत चौंका हुआ था जो उसने अभी प्राप्त की थी। उसे नहीं पता था कि इस जानकारी पर प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मनिंदर ने एक तरफ से चुपचाप देखा जबकि वह रुबेन के बोलने का इंतजार कर रहा था। अंत में जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अभी भी वहां खड़ा है और एक शब्द नहीं कह रहा है, तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या हो रहा है? मनिंदर के शब्दों ने रुबेन को उसके हताशा से बाहर निकाला। उसने अपनी सामान्य शांति को फिर से प्राप्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने समझाना शुरू किया, जर्ग ब्रदर्स ने हमें जो मिशन दिया था वह विफल हो गया। जब रुबेन ने जो हुआ उसे समझाने के लिए समाप्त किया, तो मनिंदर भी इस समय यह नहीं जानता था कि क्या कहना है। वह अब निराश हो गया था। वह सोच रहा था कि क्यों हर बार जब उनकी योजनाएं एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचती हैं, वे बर्बाद हो जाती हैं। क्या हम विवान के बैकग्राउंड के बारे में गलतफहमी में थे? मनिंदर ने संदेह से पूछा। मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूर्व धारणाएं भी गलत हैं। वह किसी बड़े परिवार से हो सकता है, एक ऐसा परिवार जो रॉय परिवार से बड़ा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक कि रॉय परिवार को भी ये पता लगाने में बहुत अधिक समय लगेगा कि जेम्स हमसे संबंधित है। यह एक पूरा महीना लग सकता है या वे इस बारे में जानने में असफल भी हो सकते हैं। रुबेन जितना बोलता गया उतना ही वह डरता गया। फिर मनिंदर ने कुछ ऐसा सोचा जिसने उसे सोफे से कूदने पर मजबूर कर दिया। क्या वह वही विवान है जिसके बारे में धीरेन्द्र ने मुझसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था? इसकी याद आते ही रुबेन को भी याद आया कि धीरेन्द्र, जो विवान का पिता था, ने उन्हें फ़ोन किया था और उनसे अपने बेटे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मदद मांगी थी। उसके अनुसार उसका बेटा आल्टन की पोती से शादी करने वाला था और वे पहले से ही सगाई कर चुके थे। अगर वे उन्हें मदद देते तो रॉय परिवार उनका समर्थन करेगा। विवान को जैक्सन रॉय के नाम से जाना जाता था और उसके बारे में जानकारी 10 मिनट में जानने के लिए क्या ये संभव है कि आल्टन इसमें शामिल था? मुझे नहीं लगता कि मास्टर आल्टन इतनी कम समय में ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वह मेहता परिवार के समान शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका प्रभाव सोमेश्वर शहर में न्यूनतम है। मनिंदर ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। तो क्या ये हो सकता है? रुबेन और कुछ कहने से पहले ही मनिंदर का फ़ोन बज उठा। मनिंदर ने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह गुस्से में आ गया। कॉल करने वाला उसका बेटा शंभू था, जिसने 5 साल तक बाहर रहने पर जोर दिया था। कॉल रिसीव करते हुए उसने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? पिता, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में किसे उकसा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विवान के साथ और अधिक योजनाएं बनाने की कोशिश करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अभी ही उन्हें छोड़ दें। शंभू ने कहा। विवान उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा जहां एमिनेंट ब्यूटी फैशन कंपनी थी जिसे सान्या ने अपने दोस्त के लिए शुरू किया था। उसने अपनी बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी पार्क की और सीधे ऑफिस की ओर बढ़ा। उसने पहले ही सान्या को सूचित कर दिया था कि वह यहां आएगा। नतीजतन उसने उसे बताया था कि उसे तीसरी मंजिल पर जाना है जहां उसका ऑफिस है। जिस तरह से उसने कहा, यह स्पष्ट था कि वह किसी चीज में व्यस्त थी। जब वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, विवान ने यहाँ की सजावट को देखा। वह केवल ये कह सकता था कि यह वास्तव में वह जगह थी जहां फैशन का सबसे अधिक महत्व था। वह देख सकता था कि कई लोग अलग अलग कपड़े हाथ में लिए हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। वहां अन्य कपड़े भी थे जो एक ऐसे फैशन में थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और जो प्रदर्शित किए गए थे। विवान हैरान था क्योंकि वह देख सकता था कि इस कंपनी का स्तर, हालांकि यह सिर्फ एक स्टार्टअप था, ये टारेन डिजाइनर्स की तुलना में पहले से ही बुरा नहीं था।
कुछ समय तक अपनी आंखों को तृप्त करने के बाद वह लिफ्ट में चढ़ा और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। जब लिफ्ट खुली तो उसे सान्या की सहायक या सचिव दामिनी से सामना हुआ। विवान को दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में यकीन नहीं था। ओह मिस्टर विवान, आप यहाँ पहले ही आ गए, दामिनी ने कहा। वह उम्मीद कर रही थी कि विवान यहाँ आएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी यहाँ होगा। सान्या ने उसे बताया था कि विवान कुछ गुंडों से निपट रहा था जो उसके स्टोर्स के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। इतनी जल्दी यहाँ आना, क्या वह पहले ही उनसे निपट चुका था? हाँ मिस दामिनी, वैसे आप मुझे बस विवान कह सकती हैं, आखिरकार हम एक दूसरे को जानते हैं। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सान्या अपने ऑफिस में है, गलियारे के अंत में। मुझे इस समय कुछ काम है, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जा सकूंगी, दामिनी ने कहा, जबकि उसने विवान को देखा। विवान को समझ नहीं आया कि दामिनी उसे इस तरह क्यों देख रही थी, लेकिन उसने फिर भी उसका धन्यवाद किया और उस दिशा में बढ़ा जहां उसने इशारा किया था। दामिनी ने विवान की पीछे हटी हुई पीठ को अर्थपूर्ण तरीके से देखा। उसने सोचा, क्या कोई जो अभी अभी दूसरे से मिला हो इतनी आसानी से मदद की पेशकश करेगा? इन दोनों के बीच कुछ छिपा हुआ है। ये सोचते हुए वह लिफ्ट में चढ़ गई और वहां से चली गई। विवान एक ऑफिस के सामने पहुंचा। उसने पाया कि दरवाजा थोड़ा खुला था और उस छोटे से स्थान से उसने सान्या की आकृति देखी जो किसी प्रकार के कागजी काम में डूबी हुई थी। इस कोण से वह उसके खूबसूरत चेहरे का एक हिस्सा देख सकता था, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन वह अभी भी उसकी सुंदरता देख सकता था। जब वह जो कर रही थी उसमें इतनी गंभीर थी, विवान को यह मानना पड़ा कि वह वास्तव में एक सुंदरता है। सही में, जब वह इतनी गंभीर होती है तो उसकी सुंदरता और भी अधिक उजागर होती है। वह इस समय औपचारिक कपड़े पहने हुए थी, हालांकि वह केवल उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को देख सकता था क्योंकि बाकी डेस्क के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन वह सामने से दिखाई दे रही सफेद ब्लाउज को देख सकता था। विवान ने उसे काम करते हुए देखा, अंदर नहीं जाना चाहा, बल्कि उस सुंदरता की सराहना करना चाहता था जिसे वह देख रहा था। जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ, सान्या ने जो ऑफिस के काम में डूबी हुई थी अपना सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। फिर दोनों की आंखें, नीली और हरी, एक दूसरे से मिली जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया। दोनों ने अपनी नजरें बनाए रखीं जब विवान ने ऑकवर्ड हंसी के साथ चुप्पी तोड़ी। वह उस महिला को घूर रहा था और वह बस उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। सुंदरता को देखना और उसकी सराहना करना अच्छा था, लेकिन घूरते हुए पकड़े जाना यह एक अलग मामला था। अपनी प्रतिक्रिया गति के साथ वह आसानी से अपनी नजरें हटा सकता था और ये दिखा सकता था कि वह बस आ रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसका कारण वह समझ नहीं पाया। अहिम, नमस्ते, विवान ने कहा जब वह ऑफिस में प्रवेश किया। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, ये साबित करते हुए कि सान्या एक ऐसी महिला है जो सफाई पसंद करती है। तुमने मुझे कितनी देर तक ऐसे घूरा? सान्या ने उसके अभिवादन का जवाब नहीं दिया और पूछा। खैर, लगभग 10 मिनट, विवान ने ईमानदारी से जवाब दिया। सान्या विवान के शब्दों से चौंकी, ये सोचकर कि यह आदमी उसे लगभग 10 मिनट तक ऐसे घूर रहा था। सान्या नहीं जानती थी कि उसे हंसना चाहिए या उसे डांटना चाहिए। उसने फिर सोचा, क्या तुम इसे लेकर इतना ईमानदार नहीं हो सकते? और तुम इस पर गर्व कर रहे हो? सान्या ने दिखावा करते हुए गुस्से में कहा। खैर, मैं इसे रोक नहीं सका। तुम वास्तव में इतनी सुंदर हो, मैं बस तुम्हें घूरने और यह सराहने से खुद को रोक नहीं सका कि तुम कितनी खूबसूरत हो। विवान ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिस तरह से वह उसे देख रही थी और उसकी आवाज में, उसे लगा कि वह इस बात से नाराज है कि उसने इतनी देर तक उसे घूरा, लेकिन वह केवल अपनी आंखों और सुंदरियों के प्रति अपने स्वाद को दोष दे सकता था। टच, पुरुष कभी भी महिलाओं के लिए शब्दों को नहीं छोड़ते, सान्या ने अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कहा। फिर उसने अपने सामने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। उसका मतलब समझते हुए विवान उसके सामने बैठ गया और उसे काम करते हुए देखा। उसने उसकी लिखावट को देखा और हैरान रह गया। किसी कारण से उसे लगा कि उसकी लिखावट उसकी सुंदरता के समान ही खूबसूरत है। लगभग 10 मिनट बाद सान्या ने दस्तावेज को एक तरफ रखा और विवान की ओर देखा। क्या तुमने गुंडों से निपट लिया है? विवान ने सिर हिलाया। वास्तव में मैंने उन्हें मेरे द्वारा अब तक हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए मजबूर किया है। ओह, तुम तेज हो। मुझे जिज्ञासा है, मुआवजा कितना था? सान्या ने अपनी भौहें थोड़ी उठाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा स्पष्ट थी। 300 करोड़ रुपये और 100 लोग, विवान ने निश्चिंतता से जवाब दिया। सान्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अभी क्या सुना? 300 करोड़ रुपये? कौन इतना मुआवजा देने वाला था? क्या उन्होंने उसके स्टोर्स को तोड़ दिया या क्या? लेकिन जो स्टोर्स और ग्रोसरी वह बेच रहा था उनका मूल्य इतना बड़ा नहीं था, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सान्या ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सच कह रहा हूँ। ये बस उस नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा है जो मैंने कल बिक्री की कमी के कारण सहा, और यह एक शनिवार को था।
विवान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सान्या फिर से चुप रह गई। ये तो बस खराब बिक्री के लिए था। अगर स्टॉक लूट लिया गया होता या उसके स्टोर्स को नष्ट कर दिया गया होता, क्या वह मुआवजे के लिए कम से कम 1 अरब रुपये नहीं मांगता? सान्या नहीं जानती थी कि उसकी सोच कितनी सही थी। अगर वास्तव में स्टोर्स को नष्ट कर दिया गया होता या स्टॉक लूट लिया गया होता तो विवान निश्चित रूप से उनसे कम 1 अरब रुपये का मुआवजा मांगता। कारण ये था कि एक बार स्टोर्स नष्ट हो जाने पर उसे नए स्टोर्स प्राप्त करने और उन्हें फिर से नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती, और इसमें कुछ समय लगेगा। और नवीनीकरण के लिए जो समय खर्च किया जाएगा वह समय होगा जब उसे सैकड़ों मिलियन कमाने की उम्मीद थी। अगर तुम सच बताने में इच्छुक नहीं हो तो कोई बात नहीं, सान्या ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि विवान उसे सच बताने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन वह थोड़ी उदास महसूस कर रही थी कि विवान ने उसे ऐसा कुछ बताने के लिए भरोसा नहीं किया। विवान, फिर वही हुआ। अगर वह सच बताता तो वे सोचते कि वह झूठ बोल रहा है। शायद उसे झूठ बोलना चाहिए था। यह एक निर्णय था जो उसने कई बार सच बोलने के प्रयास के बाद लिया था, केवल ये सुनने के लिए कि वह झूठा है। देखते हुए कि चुप्पी ऑफिस में हावी होने वाली थी, विवान ने कुछ सोचा और कहा, क्यों ना हम पहले लंच के लिए चलें? तुमने कुछ नहीं खाया है ना? सान्या ने उसे देखा और अपने दिल में नॉड किया। लगता है कि यह आदमी भी विचारशील है। ठीक है, चलो, इस बार मेरा खर्च, सान्या ने कहा और अपनी सीट से उठ गई। जब वह खड़ी हुई तो उसने अपनी कर्वी बॉडी दिखाई और विवान फिर से घूरने से खुद को रोक नहीं सका। वह क्या कर सकता था? आंखें देखना चाहती थीं और उनके पास दिल का समर्थन था। इसलिए मिस्टर दिमाग को भी उसकी सुंदरता का विश्लेषण करने के लिए मजबूर होना पड़ा, भले ही वह घूरने के विचार का विरोध कर रहा हो। तुम फिर से घूर रहे हो? क्या तुम थक नहीं गए? तुमने पहले लगभग 10 मिनट तक घूरा, सान्या ने मजाक में शिकायत की। लेकिन फिर भी वह खुश थी कि उसकी आकर्षण वहां था और वह विवान को पकड़ सकती थी। खैर, मैं तुम्हारे आधे हिस्से को घूर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पूरे हिस्से को देख सकता हूँ। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, पूरी तरह से अलग। विवान ने स्वाभाविक रूप से उस समय जो सोच रहा था उसका ईमानदार जवाब दिया। सान्या विवान के शब्दों से चौंकी, लेकिन उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर एक दस्तावेज उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। घूरना बंद करो, चलो चलते हैं। मुझे भूख लगी है। विवान ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। ये बस एक कागज का टुकड़ा था, इससे उसे क्या नुकसान हो सकता था? लेकिन अगर उसने बचाव किया तो वह निश्चित रूप से उसे देखने का आनंद लेना बंद कर देता। उसने बस अपना हाथ उठाया और कागज का टुकड़ा पकड़ लिया और उसे डेस्क पर रख दिया, जबकि वह अपनी आंखों को तृप्त करता रहा। विवान के इस कार्य को देखकर सान्या एक और मुस्कान नहीं रोक सकी और फिर एक फाइल उठाई। वह भी विवान के चेहरे पर फेंकने ही वाली थी जब दरवाजे से एक आवाज आई। क्या तुम दोनों अब फ्लर्टिंग करना बंद कर सकते हो? क्या तुम लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए नहीं आना चाहिए? तुम लोग प्रेमियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? दामिनी ने दोनों की ओर आंखें तिरछी करते हुए कहा। दामिनी के शब्दों ने सान्या को याद दिलाया कि वह कहाँ थी। वह शर्मिंदा हो गई और फाइल को डेस्क पर वापस रख दिया, जबकि दामिनी को घूरा। विवान ने परवाह नहीं की और न ही उसने दामिनी की धारणाओं के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया। उसने बस कहा, मैं यहाँ परिचय प्राप्त कर रहा हूँ, शायद मुझे उसे कुछ कपड़े खरीदने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसके शरीर को जानना अच्छा है। विवान के शब्दों ने दोनों महिलाओं को एक पल के लिए शर्मिंदा कर दिया। वे फिर से विवान का आकलन करने से खुद को रोक नहीं सकीं। विवान, यह नहीं जानते हुए कि उसके शब्दों ने एक निश्चित गलतफहमी पैदा कर दी थी, ने कहा जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा, तो चलो लंच के लिए चलते हैं। विवान, दामिनी और सान्या ऑफिस से एक साथ बाहर निकले और सीढ़ियों की ओर बढ़े। जब कर्मचारियों ने देखा कि विवान 2 सबसे खूबसूरत और कंपनी में सबसे उच्च पद वाली महिलाओं के साथ चल रहा है, तो वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ सभी को पता था कि सान्या का बैकग्राउंड कुछ छोटा नहीं था। यहाँ के कर्मचारियों को यह निश्चित रूप से पता था। विवान, जो सान्या के करीब देखा गया था और उसके साथ इतनी सहजता से बातचीत कर रहा था, वह निश्चित रूप से किसी बड़े बैकग्राउंड से होगा, है ना? विवान और दोनों महिलाओं ने कर्मचारियों की नजरों और फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गए। वे कंपनी से ज्यादा दूर नहीं गए क्योंकि कंपनी के करीब एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वहां पहुंचने में केवल 20 मिनट का समय लगा। विवान ने पहले ही एक ऐसी जिंदगी जी ली थी जहां वह पैसे बचाने के लिए छोटे स्टॉल में खाना खाता था, इसलिए उसे यहां खाने में कोई समस्या नहीं थी। क्या तुम सुनिश्चित हो कि यहाँ का खाना ठीक है? दामिनी ने संदेह से पूछा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इन लोगों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हालांकि वे छोटे व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे गंदे हैं, बस उनके पास बड़े व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे उच्च स्वच्छता बनाए रखते हैं। ये सिर्फ इतना है कि महंगे टेबल और सजावट की कमी के कारण ये साधारण दिखता है।
विवान के शब्दों ने दोनों महिलाओं को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया और वे बैठ गईं। सान्या ने विवान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम पहले से ही इस तरह के स्टॉल में खाना खा चुके हो? हाँ, ज्यादातर समय जब मैं घर पर नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से स्टॉल पर जाकर खाना खाता था। ये अच्छे होते हैं, भले ही ये महंगे ना हों। विवान ने पुष्टि की। सान्या के विवान के प्रति विचार एक बार फिर बदल गए। जिस तरह से वह पैसे खर्च कर रहा था, उसने उसे एक फिजूल खर्ची करने वाला समझा था। लेकिन उसके साधारण कपड़े और जिस जगह वे लंच करने जा रहे थे और ये तथ्य कि विवान यहाँ आने के लिए अभ्यस्त था ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ऐसा नहीं है। उन्होंने जल्द ही खाना ऑर्डर किया। खैर, यह विवान था जिसने ऐसा किया क्योंकि वह इन प्रकार के स्टॉल में बेचे जाने वाले खाने के मेन्यू को जानता था। दोनों महिलाओं ने एक अलग जीवन जिया था और नतीजतन यह उनका पहला अनुभव होने वाला था। उन्होंने साधारण फ्राइड राइस और कुछ टुकड़े पोर्क का ऑर्डर दिया। जब वे खत्म हुए तो खाने की कुल कीमत प्रति व्यक्ति केवल 700 रुपये थी। विवान ने अकेले 3 कटोरे खाए। कुल मिलाकर उनका बिल 3500 रुपये आया, जिसे सान्या ने चुकाया। विवान, जो तुमने कहा था वह सच है। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। मैं और अधिक खाना चाहती थी लेकिन मैं दूसरी कटोरी खत्म नहीं कर सकी, इसलिए मुझे उसे ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना ये बर्बाद होगा। सान्या ने अंत में सिर हिलाते हुए कहा, विवान, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी भूख वाले हो। दमिनी ने सान्या के बगल में चलते हुए पूछा, तुम मेरे भूख के बारे में कैसे जान सकती हो जब हम पहले कभी साथ में नहीं खाए? लेकिन चिंता मत करो, शायद भविष्य में तुम मेरी भूख के स्तर को जान जाओगी। विवान ने कहा। वे बातचीत करते हुए कंपनी की ओर बढ़ते रहे। इसी बातचीत के दौरान दमिनी ने विवान के चरित्र को समझा। हालांकि वह 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ चल रहा था, उसकी नज़र केवल सच्ची प्रशंसा से भरी हुई थी, न कि बिना छिपी हुई वासना से। इसके अलावा वह एक ईमानदार आदमी था, ज्यादा चालाक नहीं। ये जानने के लिए कि क्या यह उसका असली चरित्र है या सिर्फ एक फसाद, उसे और अधिक अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। वे बस एक सड़क पार करने वाले थे जब विवान का चेहरा अचानक बदल गया। उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आई। फिर उसने दमिनी के कान में फुसफुसाया, तुम चिंता मत करो, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समस्या के मूल को सुझाने जा रहा हूँ। उसके शब्द केवल दमिनी ने सुने। क्या? दमिनी स्पष्ट रूप से विवान के शब्दों से भ्रमित थी। वह भी पूछने ही वाली थी कि वह क्या मतलब रखता है, जब अचानक एक वैन उनके पास रुकी। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, विवान ने उसे एक तरफ धकेल दिया क्योंकि कई भारी भरकम आदमी तेजी से वैन से बाहर निकले और सान्या और विवान को पकड़कर वैन में खींच लिया और फिर वैन तेजी से वहां से निकल गई। दमिनी को चौंका और घबराया हुआ छोड़ दिया। उसने विवान द्वारा धकेल दिए जाने के बाद तुरंत अपने फोन को निकाला और पुलिस के लिए इमरजेंसी नंबर 123 डायल करने लगी। लेकिन वह इतनी नर्वस और घबराई हुई थी कि फोन उसके हाथ से गिर गया और स्क्रीन टूट गई। उसने जल्दी से उसे उठाया, केवल ये देखने के लिए कि स्क्रीन काली हो गई थी और उसमें दरारें थीं। वह हैरान रह गई और नीचे देखा, केवल ये देखने के लिए कि वास्तव में जमीन पर एक तेज किनारे वाला पत्थर था। और संयोग से या नहीं, फोन सीधे उस पर गिरा था और पत्थर ने वास्तव में फोन की स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया था। उसने उसे टैप करने की कोशिश की, केवल ये जानने के लिए कि वह अब काम नहीं कर रहा था। इस पल में उसे डर लगने लगा कि उसने एक पल में विवान द्वारा कहे गए शब्दों को भूल गई। उसने खुद को लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उसने पूरी तरह से अपने सस्ते फोन को बदलने की अनदेखी की थी क्योंकि वह व्यस्त थी। अगर उसके पास एक बेहतर फोन होता तो निश्चित रूप से वह जमीन पर गिरने पर नष्ट नहीं होता। चारों ओर देखते हुए उसने एक आदमी को देखा जो पास से गुजर रहा था। उसने जल्दी से उसे रोका और पुलिस को कॉल करने के लिए उसका फोन मांगा। हालांकि आदमी संदेह में था, दमिनी की घबराई हुई और आधिकारिक ड्रेसिंग को देखकर उसने उसे फोन दे दिया। दमिनी ने जल्दी से धन्यवाद कहा और पुलिस को कॉल करने लगी। वैन के अंदर विवान ने सान्या को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, उसकी कोमलता का अनुभव करते हुए। जब उन्हें अगवा किया गया, विवान ने जानबूझकर खुद को समूह के सामने रखा। इसलिए उन्होंने पहले उसे लिया और फिर सान्या को वैन में खींच लिया। उन्होंने पहले ही उनके फोन कॉन्फिस्केट कर लिए थे और उन्हें बंद कर दिया था। हालांकि विवान को उम्मीद नहीं थी कि जो लोग एमिनेट ब्यूटी कंपनी के आसपास घूम रहे थे वे वास्तव में उसे अगवा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने जब वैन को उनके पास आते देखा तो वह सतर्क हो गया था। उसने पहले ही हामन को बता दिया था कि वह वापस आ चुका है, इसलिए वह अपने लोगों को वापस बुला सकता है। किसे पता था कि यह सब कुछ होने के तुरंत बाद होगा जब हामन ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। जब वे वैन में चढ़े तो उसने सान्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी रक्षा की। चूंकि उसने अगवा होने की अनुमति दी थी, वह यह सुनिश्चित करने जा रहा था कि कोई भी उसे बुरी तरह से न छुए। सान्या इस समय डरी हुई थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी शहर में कोई उसे अगवा करने की हिम्मत करेगा। लेकिन विवान की बाहों में महसूस करते हुए उसने खुद को शांत होते हुए पाया। हालांकि उसे यह थोड़ा अजीब लगा कि वह इस समय उसे गले लगा रहा था, लेकिन वह खुश थी कि वह इस स्थिति में भी उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था। अंत में उसने केवल इस विचार पर गुलाबी रंग में रंगा कि वे एक दूसरे के इतने करीब हैं। हालांकि वे पहले भी नृत्य करते समय इतने करीब थे, ये वास्तव में एक अलग परिदृश्य था। चिंता मत करो, मैं इस समस्या को उसके मूल से सुलझा दूंगा। भरोसा रखो, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, विवान ने सान्या के कान में फुसफुसाया। विवान के शब्दों ने तुरंत सान्या के धड़कते दिल को शांत कर दिया। उसने अपनी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। इसका कारण ये था कि वह उस अनुभव का आनंद ले रहा था। अरे, वह उसे अगवा करने वालों से बचाने के लिए उसकी रक्षा करना चाहता था। जब उसने देखा कि विवान उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता, तो सान्या केवल उसकी बाहों में बनी रही, उसकी सुरक्षा का आनंद लेते हुए। उसे यकीन था कि अगर इस समय उसे गले लगाने वाला कोई और होता तो वह निश्चित रूप से दूरी बनाए रखती। विवान के लिए ये स्वाभाविक था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उसकी बाहों में समाहित है। कुल मिलाकर 6 अगवा करने वाले और एक ड्राइवर थे। विवान और सान्या के साथ कुल 8 लोग थे। जब उन्होंने देखा कि दोनों बिना किसी परेशानी या मदद के लिए चिल्लाए बैठे हैं, तो अगवा करने वालों को खुशी हुई। उन्हें निर्देशित किया गया था कि वे किसी भी तरह से महिला को नुकसान न पहुंचाएं। और ये देखकर कि वह परेशान नहीं थी और इसके बजाय सहयोगी थी, वे संतुष्ट थे। लेकिन वे निश्चित रूप से विवान को अपनी बाहों में एक खूबसूरत महिला के साथ देखकर खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसे उकसाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या वह परेशानी पैदा करेगा ताकि वे कम से कम उसे पीट सकें। देखो उस लड़के को, वह कितना काया है। सही है, वह अगवा हो गया है, लेकिन वह लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या बेकार का हैंडसम चेहरा है। सामने वाली खूबसूरत लड़की के सामने भी कुछ नहीं कर रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो। जब वह एक खूबसूरत लड़की को गले लगा सकता है, तो उसके बहादुरी से अभिनय करने का क्या फायदा। तुम केवल साइड से देख सकते हो। अगवा करने वाले, उनके पास वास्तव में कुछ कहने के लिए नहीं था। हालांकि वे पलटवार करना चाहते थे, उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि यह सच था। लेकिन वे उन दोनों को परेशानी में डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जो परेशानी नहीं पैदा कर रहे थे। वे बस पहले मिशन को पूरा कर सकते थे। विवान दूसरी ओर केवल मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, अगवा होना ज्यादा सही है, जैसे एक बाघ को भीड़ के बाड़े में लाना। वैन में चुप्पी छा गई, जैसे कि यह शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। वे एक बहुत परिचित गोदाम के सामने पहुंचे। विवान को स्पष्ट रूप से याद था कि कुछ समय पहले वह यहां आया था और यहां 100 आदमी होने वाले थे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही चले गए हैं। और उसे यह सोचकर अच्छा लगा कि उसे कोई कॉल नहीं आई कि वे मुसीबत में हैं। विवान मान लेना चाहता था कि जर्ग ब्रदर ने उन्हें कोई समस्या नहीं दी। अब एक बात जो उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी, वह ये थी कि उन्हें इस गोदाम में लाया गया था। क्या ये जर्ग ब्रदर्स गैंग ही था जो सान्या के अपहरण में शामिल था? अगर ऐसा था, तो विवान को निश्चित रूप से जर्ग ब्रदर से निपटना होगा। आखिरकार ये ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसने दूसरे आदमी को पीटा था, लेकिन अब वह दूसरों का अपहरण कर रहा था। जब वे गोदाम के सामने पहुंचे तो वैन रुक गई और कुछ समय बाद अपहरणकर्ताओं ने एक एक करके बाहर निकला और दरवाजे के पास खड़े हो गए ताकि विवान और सान्या वैन से बाहर आ सकें। विवान ने सान्या को अपनी बाहों में पकड़ा और वैन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ छुट्टी पर आया हो। ऐसे पल में सान्या को डरना चाहिए था कि उसका अपहरण हो गया है और यहाँ कई आदमी हैं जिनके शरीर पर टैटू हैं और वे भारी हथियार पकड़े हुए हैं। लेकिन जब उसने विवान के हाथों को अपने चारों ओर महसूस किया तो उसे किसी भी खतरे का कोई संकेत नहीं मिला। वास्तव में उसने उसकी बाहों में बेहद सुरक्षित महसूस किया। जब विवान ने गोदाम को देखा, जिसमें पहले की तुलना में कुछ गैंगस्टर थे, तो उसने सिर हिलाया और सोचा कि उसके लिए चीजें निपटाना आसान होगा। ये देखकर कि दोनों से कोई प्रतिरोध नहीं था, गैंगस्टर बोर हो गए। उन्हें उन लोगों के चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति देखना पसंद था जिनका उन्होंने अपहरण किया था। वे कमजोरों को परेशान करने का आनंद लेते थे और मजबूत से डरते थे। और अब ये देखकर कि उन्होंने जो लोग पकड़े थे उनके आंखों में कोई डर नहीं था, वे स्पष्ट रूप से खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्हें बताया गया था कि उन्हें उस महिला के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। और चूंकि वह इस समय विवान की बाहों में थी, वे डरते थे कि अगर उन्होंने विवान को चिढ़ाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से महिला प्रतिरोध शुरू कर देगी। दोनों को गोदाम के अंदर ले जाया गया और उन्हें एक कोने में ले जाया गया जहां कुछ सोफे रखे हुए थे। विवान ने अनुमान लगाया कि यहाँ कुछ गैंगस्टर रहते थे और वे ही थे जिन्होंने फर्नीचर यहाँ रखा था। विवान को आश्चर्य हुआ कि उन्हें जो उपचार मिल रहा था वह इतना बुरा नहीं था। वास्तव में उन्हें केवल घूमने से रोका गया था।
उन्हें परेशान करने का काम अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए विवान के दिल में जलती हुई गुस्सा की तीव्रता कम हो गई, लेकिन यह समाप्त नहीं हुई। वे उसे क्यों अपहरण कर रहे थे? उन्होंने उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने और उसे ऐसे स्थान पर रखने की हिम्मत कैसे की? इसके अलावा कई लोग उसे ऐसे लोलुप नजरों से देख रहे थे, विवान को स्पष्ट रूप से उन्हें सजा देनी थी। लेकिन विवान की मुख्य बात यह थी कि वह इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता था। एक सीट पर बैठने के बाद विवान ने अभी भी सान्या को नहीं छोड़ा। उसने ये देखने का फैसला किया कि यहाँ कौन जिम्मेदार है। उसे यकीन नहीं था कि गोदाम को कई गैंग साझा कर रहे हैं या ये केवल जग ब्रदर्स गैंग है जो इसे कब्जा किए हुए है। लगभग 30 मिनट बाद विवान ने अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं मोड़ा और सान्या को देखते रहा, जो इस समय उसके सीने पर झुकी हुई थी। ऐसे हालात में भी वह सान्या को देखने से खुद को रोक नहीं सका, और जब उसने देखा कि उसकी नज़रें उस पर हैं, तो सान्या शर्मा गई। लेकिन ये सोचते हुए कि वे जहाँ हैं, उसने एक शब्द नहीं कहा और उसे अपनी सुंदरता का आनंद लेने दिया। जल्द ही कदमों का मालिक दोनों के सामने आया। विवान को महसूस हुआ कि उसके पीछे 2 कदम रुक गए हैं, लेकिन फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। विवान के सामने खड़े व्यक्ति को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस समय विवान का सिर झुका हुआ था, वह अपनी बाहों में मौजूद सुंदरता का आनंद ले रहा था। तुम्हें अपहरण किए जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए नर्वस नहीं लगते? आदमी ने कहा, जबकि वह दोनों को देख रहा था। परिचित आवाज सुनकर विवान की भौहें चढ़ गईं। फिर उसने कुछ व्यंग्य के साथ कहा, हम फिर से इतनी भव्यता में मिलते हैं। जब उसने ये शब्द सुने तो विवान के सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर आतंक दिखाई दिया। वह अकेला नहीं था, बल्कि जो 2 लोग सोफे के पीछे खड़े थे उनके चेहरे पर भी बदलाव आया। क्या तुम यहाँ कर रहे हो? आदमी ने हकलाते हुए कहा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह खुश था कि उसने विवान को भेज दिया, केवल ये देखने के लिए कि वह फिर से यहाँ आ गया है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि वह और भी बड़ी मुसीबत में है। विवान ने अपना सिर उठाया और जर्क ब्रदर को देखा, जिसका चेहरा इस समय लाल था। वह आदमी अभी भी ठीक नहीं हुआ था और उसके चेहरे पर चोटें थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने सूजन कम करने के लिए अच्छी मात्रा में पैसे खर्च किए थे। जहां तक गायब दांतों का सवाल था, विवान को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जर्क ब्रदर बिना कुछ दांतों के सामान्य रूप से कैसे बात कर रहा था। विवान को ठंडी नजरों से देखते हुए जर्क ब्रदर पसीने में तर था। वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ आए 2 लोग, बड़े 2 और 3, भी बहुत डरे हुए थे। विवान के जाने के बाद जर्क ब्रदर ने उन्हें बताया था कि विवान का बैकग्राउंड निश्चित रूप से ऐसा था कि वे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे विवान के रास्ते में नहीं आएंगे, और अगर वे संयोग से मिले तो वे उससे दूर भाग जाएंगे। लेकिन उनके पिछले मिलन के कुछ घंटों के भीतर वे फिर से विवान से मिल गए, और बुरी बात यह थी कि वे ही थे जिन्होंने उसे यहाँ लाया था। सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, वे पहले से ही बता सकते थे कि विवान और उनके लक्ष्य के बीच गहरा संबंध था। इसलिए उन्होंने विवान की लड़की को लक्ष्य बनाते ही उसे पकड़ने का फैसला किया। क्या वह नहीं सोचता कि वे उसे पीटने के लिए प्रतिशोध ले रहे हैं? अन्य गैंगस्टर इस बात से हैरान थे कि उनके 3 नेता विवान के सामने कैसे व्यवहार कर रहे थे। ये वास्तव में पहली बार था जब उन्होंने उन्हें इस तरह से घबराया हुआ देखा। हालांकि वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है, लेकिन माहौल को पढ़ते हुए उन्होंने कोई आवाज नहीं की और देखा कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारा यहाँ होने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लोगों द्वारा अपहरण किया गया और यहाँ लाया गया, विवान ने कहा, जबकि उसके होंठों के कोने पर एक छोटी लेकिन ठंडी मुस्कान उभरी। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो भेजे थे उन्होंने गलती की और तुम्हें यहाँ ले आए। तुम्हारा अपहरण नहीं होना चाहिए था। जर्क ब्रदर ने सिर हिलाया और चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की। क्या ऐसा है? तो असली लक्ष्य कौन था? विवान ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। जर्क ब्रदर के चेहरे को देखकर उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया और उसने घबराते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि वह तुम्हारी पत्नी है। अगर हम जानते तो हम उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, भले ही हमें नवजात बकरी की हिम्मत दी जाती। उसने पहले ही दोनों को युगल के रूप में चिन्हित कर दिया था। विवान ने इसे स्पष्ट नहीं किया, और हालांकि सान्या इस पर हैरान थी, उसने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा, ये सोचते हुए कि अगर विवान इसे स्पष्ट नहीं करना चाहता तो वह अपनी असली स्थिति को समझाने के लिए एक शब्द नहीं कहेगी। विवान ने उसे एक पल के लिए देखा और पूछा, अब इसके पीछे कौन है? उसे पहले से ही पता था कि दूसरी पार्टी को सान्या की पहचान के बारे में नहीं पता था। अन्यथा जर्क ब्रदर के चरित्र के साथ वह उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बिना किसी हिचकिचाहट के जर्क ब्रदर ने जवाब दिया, ये चटर्जी परिवार था, वही रुबेन शिनली जिसने हमें तुम्हारी दुकानों के लिए परेशानी पैदा करने का मिशन दिया। जब विवान ने ये शब्द सुने तो उसने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं।
वह सोच रहा था कि क्या चटर्जी परिवार वास्तव में शहर में एक बड़े परिवार होने से थक गया है या क्या। आखिरकार यह अब बहुत अधिक हो रहा था। न केवल उन्होंने उसे लक्ष्य बनाया बल्कि उन्होंने सान्या को भी एक ही समय में लक्ष्य बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे सोच रहे थे कि एक समस्या काफी नहीं है और उन्हें और अधिक चाहिए। सान्या भी हैरान थी जब उसने सुना कि चटर्जी परिवार ने उसके अपहरण की योजना बनाई थी। एक बड़े परिवार के सदस्य के रूप में वह निश्चित रूप से जानती थी कि चटर्जी परिवार का उसे अपहरण करने का क्या इरादा था। विवान ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हारा चटर्जी परिवार के साथ कोई दुश्मनी है? यही एक चीज थी जो विवान सोच सकता था। सान्या या उसके परिवार के बीच चटर्जी परिवार के साथ कोई दुश्मनी हो सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह दुश्मनी क्या थी। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास उनके खिलाफ कोई दुश्मनी होती तो वे अब तक सोमेश्वर शहर के शीर्ष पर नहीं होते। हालांकि मेरा परिवार राजधानी में है, जब तक वे चटर्जी जैसे छोटे परिवार को नष्ट करने के लिए गंभीर हैं, वे निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर उनसे निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। सान्या ने सिर हिलाते हुए अपनी शंकाओं को स्पष्ट किया। जब जर्ग ब्रदर और अन्य गुंडों ने सान्या के शब्द सुने तो वे तुरंत डर गए। उनके लिए चटर्जी परिवार एक बड़ा स्तंभ था जिसे वे केवल नीचे से देख सकते थे। लेकिन इस लड़की का परिवार वास्तव में चटर्जी परिवार को 1 महीने के भीतर नष्ट कर सकता है, और यह राजधानी में है। इस विचार से उन्हें सिहरन महसूस हुई, ये सोचते हुए कि उन्होंने अभी एक बड़े व्यक्ति का अपहरण किया है। अगर चटर्जी परिवार हमले को सहन नहीं कर सका तो उनकी गैंग कैसे बच सकती थी? जर्ग ब्रदर का चेहरा इस समय बहुत भयानक था। उसने अपने आप से सोचा, अच्छा, बस अच्छा, उत्कृष्ट चटर्जी परिवार, तुमने मेरी गैंग को नष्ट करने के लिए 2 योजनाएं तैयार की हैं। अगर मैं इस आपदा से बच गया तो मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसका भुगतान करो, भले ही इससे मेरी जान चली जाए। उसने अपने आप से कसम खाए। विवान ने हैरान जर्ग ब्रदर को देखा और इनक्रेजुलसली पूछा, क्या तुम्हें शुरुआत से ही अपने लक्ष्य के बारे में नहीं बताया गया था? जर्ग ब्रदर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, उन्हें हमें लक्ष्य की पहचान की परवाह न करने के लिए कहा था। जब तक हम मिशन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए पूरा करते हैं तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये देखकर कि विवान और अधिक जानकारी की उम्मीद कर रहा था, उसने आगे कहा, शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने तुम्हारी दुकानों के लिए हमें मिशन दिया था, उन्होंने इसे गुप्त रखने की कोशिश की कि वे इसके पीछे थे। लेकिन जब तुमने पता लगाया कि उन्होंने ही मिशन दिया था तो दोनों को जोड़ना आसान था क्योंकि भुगतान उसी खाते से आया था। विवान ने ये सुनकर एक पल के लिए सोचा। फिर उसने पूछा, तुम्हें पहले कौन सा मिशन दिया गया था और वह कब था? अरे, पहला मिशन इस महिला के लिए था। हमें उस क्षेत्र में अपने कुछ अनुयायियों को भेजना था। फिर जब हमें हरी झंडी मिलती तो हम उसका अपहरण कर लेते। मिशन कब जारी किया गया? ये पिछले सप्ताह के शुरू में सोमवार को था। जर्ग ब्रदर ने जवाब दिया। विवान का चेहरा एक पल के लिए बदल गया और उसने पूछा, क्या पहले मिशन के बाद भी तुम चटर्जी परिवार के साथ सहयोग कर रहे थे? जर्ग ब्रदर घबरा गया और जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इतना था कि उन्होंने हमें पहले मिशन दिया था। हमने तय किया कि यह उनके लिए किया गया हमारा आखिरी मिशन होगा। जर्ग ब्रदर पहले इस मिशन को छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन ये याद करते हुए कि उसे विवान को 300 करोड़ रुपए देने हैं, उसने इसे पूरा करने का फैसला किया ताकि उसे भुगतान मिल सके। चटर्जी परिवार ने 50% का एक डिपॉजिट दिया था जो कुल 25 करोड़ रुपए था। इसलिए मिशन के लिए कुल राशि 50 करोड़ रुपए थी। ये सोचते हुए कि वह इस मिशन को लेने के लिए खुश था, यह नहीं जानते हुए कि यह उसके और गैंग के लिए एक जाल था। जर्ग ब्रदर वास्तव में उस व्यक्ति को गला घोंट देना चाहता था जिसने उन्हें यह मिशन दिया था। ठीक है, क्या तुम हमें वापस भेज सकते हो? आखिरकार हमारे पास कोई कार नहीं है, विवान ने पूछा। ये सुनकर जर्ग ब्रदर हैरान था कि विवान इस बार उन्हें जाने देने वाला है। वह खुश हुआ और उत्साह से कहा, बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वापस भेजूंगा। उसने उस कार की चाबी ली जिसका उसने यहां आने के लिए इस्तेमाल किया था और विवान से कहा कि उसके पीछे चलें। सान्या अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि यह व्यक्ति विवान से इतना क्यों डरता था, लेकिन जैसे जैसे वे बात कर रहे थे उसे और अधिक समझ में आया। ये पता चला कि वे वही थे जिनसे विवान ने सुबह निपटा था। विवान ने उसे गोदाम से बाहर निकाला जबकि गुंडों की हैरान नजरें उन पर थीं। वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय स्थिति क्या है। सबसे अधिक भ्रमित वे थे जिन्होंने इस जोड़ी का अपहरण किया था। अपने बॉस को दोनों को गोदाम से बाहर एस्कॉर्ट करते हुए देखकर उन्हें उस विचार से पसीना आ गया कि वे वैन में विवान का मजाक उड़ा रहे थे। अब उन्हें समझ में आया कि विवान शांत क्यों था, भले ही उन्होंने उसका अपहरण किया हो। ये पता चला कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे उनके बॉस भी अपमानित नहीं कर सकते थे। और के अंदर जब ये शहर की ओर बढ़ रही थी, विवान ने जर्ग ब्रदर की ओर देखा और कहा, हालांकि तुम लोग उसे अपहरण करने का इरादा नहीं रखते थे, फिर भी तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी।
इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सुनिश्चित करोगे कि सोमेश्वर शहर की कोई भी अंडरवर्ल्ड गैंग उस पर या उससे संबंधित किसी पर भी हमला करने की हिम्मत न करे। विवान ने एक पल के लिए रुका और जारी रखा, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो मैं तुम्हें समर्थन देने पर विचार कर सकता हूं, लेकिन यह इस शर्त पर है कि तुम दूसरों के लिए गंदा काम करना जारी नहीं रखोगे। जर्क ब्रदर उत्साहित था। हालांकि इसे सजा कहा गया था, यह उसके और गैंग के लिए एक बड़े व्यक्ति का अनुसरण करने का अवसर माना जा सकता था। इसलिए उसने जल्दी से सहमति जताई, चिंता मत करो बॉस, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी मैडम पर हमला करने की हिम्मत न करे। जर्क ब्रदर ने अभी भी सान्या को विवान की पत्नी के रूप में संदर्भित किया, लेकिन फिर भी दोनों ने उसे सही करने की कोशिश नहीं की। हमें प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस ले चलो, विवान ने कहा। उसे यकीन नहीं था कि जब दमिनी ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें अपहरण के बारे में सूचित किया तो शहर में क्या हुआ होगा। उसने उसे बताया था कि वह समस्या को उसके स्रोत से सुलझाएगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसने जो जानना चाहा वह उसे समझ में आया या नहीं। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने पाया कि शहर में सान्या की तलाश में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन वे ज्यादातर एक सफेद वैन की तलाश कर रहे थे। ऑडी के अंदर बैठकर तीनों को प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस वापस जाने में कोई समस्या नहीं हुई। पुलिस मुख्य रूप से वैन की तलाश कर रही थी, अन्य कारों के लिए उन्होंने केवल उनकी जांच की, ये देखने की कोशिश की कि क्या वे अपहरण की गई लड़की को ढूंढ सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लड़की निश्चित रूप से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करेगी। इसलिए जब उन्होंने ऑडी के अंदर देखा और सान्या को देखा जो आराम से बैठी थी और उसे परेशान करने का कोई संकेत नहीं था, तो उन्हें जाने दिया गया। पुलिस के चारों ओर देखने के तरीके से विवान पहले से ही बता सकता था कि दमिनी ने मेहता परिवार की शक्ति का उपयोग करके पुलिस विभाग के शीर्ष व्यक्ति को सक्रिय किया था ताकि शहर में पुलिस को तैनात किया जा सके। लेकिन विवान ने एक बात पर ध्यान दिया, वह ये था कि हालांकि पुलिस सान्या की तलाश कर रही थी, उनके पास उसकी कोई छवि नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वे अंधेरे में खोज रहे थे। ये देखते हुए कि किसने सान्या के अपहरण का मिशन दिया था, विवान पहले से ही बता सकता था कि पुलिस पहले से ही चटर्जी परिवार की जेब में थी। इसलिए खोज केवल एक दिखावा थी। चाहे पुलिस के निचले स्तर पर कितनी भी समर्पित हो, जब तक उच्च अधिकारी उन्हें सान्या की छवि नहीं देते, वे केवल अंधेरे में खोजते रहेंगे। हरियाली से भरे शानदार वातावरण को देखकर सान्या हैरान थी। इसके अलावा 2 हवेलियों को देखकर उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह जगह खूबसूरत थी। हालांकि उसने राजधानी में इस तरह की हवेलियों को देखा था जिनमें से कुछ और भी बड़ी और बेहतर थीं, इस शहर में इसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई हवेली कहा जा सकता था, वास्तव में 2 हवेलियों का जोड़ा। यहाँ तक कि जर्क ब्रदर भी हैरान था कि विवान यहाँ रहता था। उसके प्रति विवान का सम्मान फिर से बढ़ गया। दोनों को पैलेस के प्रवेश द्वार पर छोड़ने के बाद जर्क ब्रदर तुरंत वहां से चला गया। उसे अभी भी चटर्जी परिवार के साथ समस्या का सामना करना था। रास्ते में उसने अपना फोन निकाला और कॉल की। हेलो जर्क ब्रदर, रुबेन की आवाज जर्क ब्रदर के कानों में पहुंची। आवाज से वह बता सकता था कि दूसरी पार्टी उत्साहित थी। क्या वह उत्साहित है कि उसने मेरी गैंग को नष्ट कर दिया? हे, ऐसा नहीं होने वाला। हेलो, तुम्हारा सिर रुबेन शिनिली। तुमने हमें इतना जोखिम भरा मिशन देने की हिम्मत कैसे की? तुमने हमें ऐसा मिशन दिया जो पूरी तरह से गैंग के लिए मौत का कारण बन सकता था। जर्क ब्रदर ने रुबेन को गालियां देना शुरू कर दिया। प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस में सान्या चारों ओर देख रही थी और भी हैरान थी। उसने उन कारों को देखा जिन पर कई लोगों लगे हुए थे और सिर हिलाया। यह आदमी वास्तव में इतनी सारी गाड़ियां खरीदता है। लेकिन ये जानकर कि वह दूरदर्शी व्यक्ति है, उसने उसके द्वारा इतनी सारी गाड़ियों पर खर्च करने के बारे में कुछ नहीं कहा। हवेली में प्रवेश करने के बाद विवान ने उसे एक कमरा चुनने के लिए कहा। वह विवान के साथ यहाँ रहने के लिए रिलक्टेंट थी क्योंकि उसे लगा कि वह उसका फायदा उठा रही है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम यहाँ तब तक रह सकती हो जब तक तुम सोमेश्वर शहर छोड़ने वाली हो। तुम दमिनी को भी बुला सकती हो। विवान ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि जितना वह उसके करीब होगी उतना ही वह सुरक्षित रहेगी, और इसी कारण से वह चाहता था कि वह यहाँ रहे। अगर तुम यहाँ असहज महसूस करती हो तो तुम दूसरी हवेली में रह सकती हो। वह लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त है, विवान ने कहा। तब जाकर सान्या ने सहमति जताई। हालांकि वे एक दूसरे के करीब थे और कई बार शारीरिक संपर्क में थे, एक ही घर में रहने की बात अलग थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विवान ने दमिनी को फोन किया और उसे प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस आने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि वह पुलिस के साथ न आए क्योंकि वे उनके साथ बयान दर्ज करने और अन्य मुद्दों के साथ परेशान करेंगे, और ज्यादातर समय ऐसी चीजें हमेशा लंबा समय लेती हैं। विवान नहीं चाहता था कि वह पुलिस के साथ उलझे, जिनका उच्च अधिकारी अब चटर्जी परिवार के लिए काम कर रहा था, जनता के लिए नहीं। चूंकि वह चटर्जी परिवार से निपटने जा रहा था, वह उनके सहयोगियों के साथ उलझना नहीं चाहता था। दमिनी थोड़ी देर बाद आए और ये देखकर खुश हुई कि सान्या ठीक है।
अगर सान्या को नुकसान होता तो उसे निश्चित रूप से राजधानी लौटने पर बड़ी सजा का सामना करना पड़ता। जब दोनों महिलाएं एक दूसरे से मिल रही थीं, विवान का फोन बजा। इसे देखकर उसने पाया कि कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोमेश्वर शहर में ऑफ ट्रैक रेसेस का मैनेजर पीटर था। हेलो मिस्टर विवान, पीटर ने उत्साह से अभिवादन किया। हेलो मिस्टर पीटर, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे कॉल करने पर मजबूर किया? विवान ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो। पिछले रविवार को बेन के साथ जो दांव तुमने लगाया था वह यहाँ है और वह अपने हाथ में मौजूद शेयरों का ट्रांसफर करना चाहता है। उसके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ब्लू सिटी में कुछ हुआ है और उसे अपने दांव के अंत को देने की तारीख को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीटर ने जवाब दिया। अब विवान को याद आया कि उसने बेन के साथ जो दांव लगाया था वह जीत गया था। पिछले कुछ दिनों में व्यस्त रहने के कारण वह लगभग उन लाभों को भूल गया था जो उसे जीतने के बाद मिलने वाले थे। ठीक है, मैं शाम को वहां पहुंचूंगा। वहां कुछ लोग रेसिंग कर रहे होंगे, है ना? विवान ने पूछा। बिल्कुल, तुम आकर अपनी ड्राइविंग कौशल से माहौल को और भी जीवंत कर सकते हो। पीटर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं शाम को लगभग 6 बजे वहां पहुंचूंगा, विवान ने जवाब दिया और फिर कॉल काट दिया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर आया। इसे रिसीव करते हुए विवान ने दूसरी पार्टी के बोलने का इंतजार किया। हेलो मिस्टर विवान, एक महिला की आवाज उसके कानों में पहुंची। हाँ, आप कौन हैं? विवान ने पूछा। मैं वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन की दुकान की मैनेजर हूँ। जो वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन ट्रेडिशनल आपने पहले ऑर्डर किया था वह आ गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसे कहाँ डिलीवर किया जाना चाहिए, महिला ने पूछा। विवान अब खुद पर चुप था। वह इतनी सारी चीजें कैसे भूल रहा था। उसे इस घड़ी की याद आई, ये वही थी जिसे उसने ऑर्डर किया था। लेकिन असली घड़ी उस समय दुकान में नहीं थी और उसे इसे डिलीवर होने का इंतजार करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और चैनल की दूसरी कहानी लो भाई अपना प्यार दे।